चलिए, हाँ वो थोड़ा सा उसमें चेंज है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी रिवीजन में। एक सेकेंड है बच्चों, वो चेंज कि एक्स जो है वो अपने स्कूटर को 1 लाख पे बेच रहा है वाई को, तो डेफिनेटली जो वाई है वो क्या यूज कर रहा है, और एक्स क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइडेबल, क्या कर सकता है, वॉइडेबल। और अगर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वैलिड, फिर वो वाई के लिए भी वैलिड हो जाएगा, बराबर है ना। फिर वो ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो ऐसे ही डराना काम कर रहा था, नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो तुमको मेरी स्कूटर को खरीदना पड़ेगा। बट कितना बढ़िया है ना, कितने में बेच रहा है स्कूटर, बढ़िया ही से, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन एंड बट नो पेमेंट वाज मेड टिल, यूनिलैटरल है, एक जन ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे ने अभी तक परफॉर्म पढ़ो क्या लिखा है। और टाइम बार डेट भी आएगा, टाइम बार डेट याद है क्या, उधारी 3 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर नहीं मांग सकते आप। देखो क्या पढ़ा, बी कैन नॉट सी ओए फॉर द पेमेंट इन 2019 एंड इट इज क्रॉस्ड, याद आया कि डेट, याद है कि टाइम बार डेट 3 साल खत्म हो जाएगा डेट के बाद में तो नहीं मिलता है फिर पैसा, ठीक है। अ गुड डेट बिकम्स अनएनफोर्सेबल इफ आफ्टर द पीरियड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जी एग्री टू गिव ट्यूशन टू अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या अगले महीने से तेरे को पढ़ाता हूं मैं, अभी तक इंजीनियरिंग में गया नहीं है वो, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एच इन कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे जी 5,000 फॉर, दोनों जो भी काम करने वाले वो फ्यूचर में करने वाले, एग्जीक्यूटरी, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा कर चुके होते तो क्या होता, बायलेटरल, क्या लिखा पढ़ो, क्योंकि दोनों का ऑब्लिगेशन बाकी है, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर चुके होते तो क्या बोलते हैं उसे, बायलेटरल, पढ़े ना पढ़ने। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए, नहीं सर, मे बी इट एडिक्वेट, कम भी होगा तो चलेगा, मगर वो हमेशा कौन डिसाइड करना चाहिए, प्रोमिसर। आपने हमने पढ़े कंसिडरेशन ऑलवेज एट द डिजायर ऑफ, अब मुझे अपनी 1 लाख की चीज 1 रुपए में बेचना बढ़िया, मैं डिसाइड करूं, तो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी होगा तो चलेगा, बट इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे, मेरे को डराएंगे धमकाएंगे, मेरे साथ फ्रॉड करेंगे तो वॉइडेबल हो जाएगा। इसमें मेरा एग्जांपल याद है सबको, मिल्खा सिंह का, कितने रुपए में बेचा था, क्या लिखा है, फटाफट पढ़ेंगे। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रोवाइडेड विद कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग है, एवरीथिंग नहीं है, कंसिडरेशन एग्जिस्ट, कोर्ट आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, वो कोर्ट बोलता है कंसिडरेशन है ना, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कम भी है तो, मगर वो कम कौन डिसाइड करेगा, प्रोमिसर, कौन डिसाइड करेगा, द एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, नॉट फॉर द कोर्ट। कोर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि वो कम है कि ज्यादा है, बट कोर्ट क्या बोल रहा है, होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है, बिना वैल्यू के गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जनरल रूल क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे। जनरल रूल क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक फेमस केस है बोल्टन वर्सेस मैडन, कि कोर्ट को फिक्र ही नहीं है कि कंसिडरेशन कम है कि ज्यादा है, मगर होना चाहिए। क्या लिखा, कंसिडरेशन मस्ट बी आउट समथिंग टू विच सम वैल्यू, अगर वो इक्विवेलेंट नहीं भी है किसके, प्रॉमिस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम भी होगा तो चलेगा। क्या हुआ, हाँ सर आप कुछ गलत बोल दिया गया, हाँ अब एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन क्या में दिया कंसिडरेशन के, इसका कौन सा एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 25, क्या बोल रहा है, पढ़ो चलो मेरे साथ। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द इज फ्रीली इज नॉट वॉइड, अगर मैंने अपनी मर्जी से अपनी स्टोरी को 1 रुपए में बेचा तो फिर वॉइड थोड़ी ना हो, तो वैलिड हुआ। बट अगर आपने मेरे को डराया, धमकाया, फ्रॉड किए, मेरा फायदा उठाया, तुम्हारी मेरी रिलेशनशिप का फायदा उठाया, फिर वो वॉइडेबल हो जाए, क्या हो जाएगा, ये सब लिखना पड़ेगा, बिकॉज द कंसिडरेशन इज, बट इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे टेकन टू अकाउंट बाय द कोर्ट एंड डिटरमाइन द, उनके लिए मुझे बताओ कोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, कंसेंट, मतलब कम भी होगा तो चलेगा, कोर्ट के लिए, कोर्ट इसकी चिंता ही नहीं कर रहा कितने में सामान गया, कि मर्जी से गया कि नहीं गया, ठीक है, कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर ऑफ फ्रीली गिवन, अगर ये फ्रीली नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा,
ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये कम से कम 3 से 4 नंबर के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। आपने एक चीज गौर किया, कंसिडरेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी, मत लिखना आप भी। लॉ में सबसे खास बात तो यही होती है ना कि आपको उतना ही लिखना है जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको फेंकना नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ोगे? कोई कोर्ट बोल रहा है मेरे के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी कंसेंट फ्री होना, मेरे को ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि तुमने कितने में बेचा, क्योंकि तुमने अगर कम में बेचा तो तुमने सोच समझ के बेचा होगा ना, बट अगर तुमने वो मर्जी से नहीं बेचा है तो चिंता की बात। ठीक है, तो कोर्ट डज नॉट कंसिडर दी इनएडिक्वेसी, इट कंसिडर दी फ्री कंसेंट। चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम ओन्ड अ मोटर कार, ही अप्रोच किसको? ऑफर टू सेल हिज मोटर कार, कितने में? चलो यहां पे समझा। मिस्टर श्याम टोल्ड मिस्टर हरीश दैट मोटर कार इज रनिंग एट द रेट ऑफ पर लीटर पेट्रोल, और बोथ द फ्यूल मीटर और सब बढ़िया है, सब बढ़िया, उसे ऐसा लग रहा बढ़िया है ना, उसकी गाड़ी तो लगेगी, दिक्कत क्या है? आगे बढ़ो। मिस्टर हरीश एग्री विद द टू डिलीवर द कार, कितने में? मिस्टर आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद हरीश साहब वापस आए, उन्होंने बोला आपने जो बात कही थी किसकी? कितना? 20 किलोमीटर। वो नहीं है यार, वो तो मतलब ठीक है। तुमने बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी तो कम ज्यादा होती रहती है। आपने देखा गाड़ी वाले भी बोलते हैं कि एक्टिवा आपको 67 करके देगी किलोमीटर। चलती है क्या? कार चलती है कि नहीं ना? ठीक है, चला के देख लो, पूछ के देख लो, जिसने खरीदा उससे पूछ लो। गाड़ी हम कैसे लेते हैं? टेस्ट ड्राइव से लेते हैं। कैसे लेते हैं? पढ़ के लेते हैं। कैसे लेते हैं? किसी से पूछ के लेते हैं। तो लेट द बायर बी अवेयर। बोलो आगे बढ़ो। देयर वाज अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों? हम जो चीज कर रहे हैं हमें लग रहा है कि सच है बट वो झूठ है, बट उसे तो लगा ना कि उसकी गाड़ी 20 किलोमीटर पेट्रोल, उसने भी फ्रॉड नहीं किया उसने। अब आगे बढ़िए। एज पर द प्रोविजन ऑफ, अगर आपकी कंसेंट काय से ली गई? काय से ली गई? काय से ली गई? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। क्या होता है? वॉइडेबल। एग्री है ना? अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कंसेंट फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन से लिखी गई है ना, अगर उसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म कर सकता है। बराबर है क्या? है ना? अब ये नेक्स्ट पढ़िए एक्सेप्शन, जोर के पढ़ना। इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय, अब मुझे लगा कि सही है ना, मुझे लगा मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर दी थी, आप चेक कर लेते, अपने मैकेनिक को लेके आ जाते, पढ़ लेते उस कार के बारे में, या फिर मुझे हर बात बतानी जरूरी नहीं है, आप पता कर लेते आके। फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, अगर आपको लग रहा है मैंने फ्रॉड भी किया है, इज नॉट voidable. Why? Because the other party has the means of discovering the truth or with ordinary intelligence. समझदारी बोल रहा है। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ में मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया, पेन रुक जाता है मेरा, या फ्रॉड भी किया, तो आपके अगर आपके पास मीन्स थे, व्हाट इज मीन्स? जरिया था सच पता करने का, तो कर लेते ना। सामने को बोल रहे आपने फ्रॉड किया, 20 किलोमीटर नहीं आ रहा, 25, 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो आपको लग रहा है अगर मैंने फ्रॉड भी किया तो आप चला के देख लेते, आप पूछ लेते, आप उसका रिपोर्ट पढ़ लेते, आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाते, जो ऑलरेडी कंज्यूमर उनसे पूछ लेते। तो ये आपकी गलती। मैंने बताया था ना, गाड़ी घोड़े में मीन्स ऑफ डिस्कवरी ट्रुथ होता है। गाड़ी खरीद रहे हो, घोड़ा खरीद रहे हो, आपको पता करना चाहिए। शादी कर रहे हो, पता करके आओ, हिस्ट्री पता करके आओ। बाद में ये बोलो कि तुमने बताया नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, गाड़ी घोड़ा शादी, इनमें आपको हर चीज नहीं बताई जाती। जैसे हमारी लड़की है बहुत अच्छी है, आप शादी कर लीजिए, हम तो मान रहे थे अच्छी है, तो हम तो मानेंगे। अगर आपको लगता है अच्छी नहीं थी तो आप पता कर लेते। तो जहां आपके पास में सोर्सेस है क्या पता करने के? ट्रुथ। फिर वो फ्रॉड में या मिसरिप्रेजेंटेशन में। और आप क्या लिखा? इन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन बोथ द, कौन कौन सी चीजें सही चल रही है? अरे अगर मेरे को फ्रॉड ही करना रहता तो फिर ये चीजें भी खराब निकलती ना, तो ये तो दोनों सही निकल रही है। सिर्फ क्या खराब आया? फ्यूल एफिशिएंसी। कितना बोला था मैंने? कब आ गया थोड़ा सा? मिस्टर हरीश हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। मिस्टर हरीश कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या क्लेम कर सकता है? थोड़े बहुत डैमेजेस क्या क्लेम कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, क्योंकि सामने वाला क्या बोलेगा, मेरे को लगा मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है तो मैंने आपको बोल दिया। मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन यही है ना, अ पर्सन इज स्टेटिंग अ फैक्ट व्हिच ही इज बिलीविंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मुझे लग रहा है कि सच है, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो पता। जैसे किसी क्लास ने बोली कि हमारा 100% रिजल्ट,
पता कर लो ना कितने सोर्सेस होते हैं। अब आप आए और आपका रिजल्ट नहीं आया, बोले आपने झूठ बोला। मैंने झूठ तो ना बोला, मेरे हिसाब से तो 100% था जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया। आप पता कर लेते, जो लोग पढ़े आप पता कर लेते, जहां वो क्लास है आप पता कर लेते ऑनलाइन। तो जहां आपके पास सोर्स होगा आप सामने वाले को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में क्लेम। यार आप खुद बताओ, आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने बोला भैया एक सब्जी बुलवाइए, आपने खुद ऑर्डर किया और सब्जी खराब निकली, फ्रॉड है क्यों? उसको लगता है वो अच्छी बनाता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं खाते आप पता कर लेते, किसी से फीडबैक ले लेते, मगर उसका फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, फटाफट फटाफट। मिस्टर एस कितने साल का है? कितने साल का है? हाँ, कहा काम कर रहा था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। कितने साल बाद रिटायर्ड होने वाला है? कितने साल बाद रिटायर्ड होने वाला है? 2 साल। डी ने क्या प्रपोजल दिया उनको, बोलो क्या ले लो आप, वॉलंटरी रिटायरमेंट अपनी पोस्ट से। कुछ याद आ रहा है? ये सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, जब आप सरकारी पदों को बेचते हैं। अच्छा मुझे बताइए क्या कहलाएगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। मान लो उसने पैसे ले भी लिया 2 साल पहले रिटायर्ड होने के, और रिटायर्ड नहीं हुआ, आप केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक ड्यूटी में है और ऐसे व्यक्ति को खरीद नहीं सकते। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन तो पढ़ो। कितने रुपए दिया ऑफर? क्या बोल रहा है? रिटायर्ड हो जाओ। क्या किया इसने? रिफ्यूज किया। फिर उसको जगह के डबल कर देगा अमाउंट रिटायर्ड होने के लिए, तो उसने ले लिया उसकी, चलो ठीक है ले लेते हैं। अरे 2 साल की नौकरी छोड़ देंगे, बराबर है क्या? पढ़ो आगे क्या लिखा है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सबसे पहले कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लीगल। पढ़े हो सेक्शन 10 में क्या पूरे एसेंशियल एलिमेंट। 23 क्या बोलता है? एवरी एग्रीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज वॉइड इन नेचर। बराबर है क्या? ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े किससे रिलेटेड? सेल ऑफ, याद आ रहा है? सरकारी पद पर किसी व्यक्ति को रिश्वत देना, वो अपने पब्लिक ऑफिस को बेच रहा है। कुछ याद आया? पब्लिक पॉलिसी वाला था। कोई कलेक्टर को आप बोल रहे हो पैसे लेके हमें ठेका दे दो, तो गलत है। अच्छा मान लो उसने पैसे ले लिया और अगर आपको ठेका नहीं दिया, क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। यू कांट एनफोर्स बिकॉज इट इज वॉइड। अच्छा उसने ठेका दे दिया, अब मैंने पैसे नहीं दिया, तो वो मेरे से क्लेम कर सकता है क्या? पैसे नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा था, किसको बेच रहा था? पब्लिक ऑफिस। किसको बेच रहा था? पब्लिक ऑफिस। अरे पढ़ो ना आगे। पब्लिक ऑफिस रिक्वायर दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर द इन विच द इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व। बेटा सही आदमी अपॉइंट देना चाहिए और सही आदमी को नहीं हटाना है हमको समय से पहले। अच्छा सुनो, अगर क्वेश्चन में दिया कि वो वीआरएस ले रहा है खुद से, व्हाट इज वीआरएस? फिर वो वॉइड, खुद से छोड़ रहा है, बोल रहा है मैं 2 साल पहले छोड़, खुद से। क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति ने उसने 10 लाख ऑफर दिया, उसने बोला सर 10 लाख की जरूरत ही नहीं है, आई एम लिविंग द जॉब, दैट इज नॉट वॉइड बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग मनी ना। वो तो डायरेक्ट बोल रहा है सर मुझे पैसे की नीड नहीं है बट मैं खुद ही जा रहा हूं, फिर वो वॉइड। आप बोलोगे सर उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे पूरा यही सेक्शन, बट नीचे लिखेंगे कि वॉइड है। सेक्शन पूरा यही जाएगा बट नीचे लिखेंगे कि वॉइड नहीं। चलो आगे पढ़ो। ये तो फैक्ट ऑफ द केस है ना, ये तो आपको पता है। पूरा क्वेश्चन छापना पड़ता है ऊपर जो लिखा रहता, ये लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? द अबव प्रोविजन विल बी एक्सप्लेन्ड इन द गिवन फैक्ट ऑफ केस। ये पूरा लिखना पड़ेगा। देखो वही लिखा है जो ऊपर लिखा था, पूरा वर्ड टू। देखिए ना फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखा, पूरा वही लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे लिए, और ऊपर का क्या? एनालिसिस ऑफ प्रोविजन। पढ़ो क्या लिखा कंक्लूजन ऑफ फ्रॉड पढ़ो। Mr. S promised to sell for D an employment in the consideration for a D is promised to pay 10 lakh. Therefore, in terms of our provision, the said agreement is not and it is void as per the consideration being opposed to. समझा गया नंदरी? फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ता है सेकंड वाले में। और पहली लाइन कैसी होती है? द अबव प्रोविजन। अबव प्रोविजन मतलब ये जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, विल एक्सप्लेन इन द गिवन फैक्ट ऑफ केस। और फैक्ट ऑफ द केस कितनी लाइन लिखना है? 3 से 4 बस। ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसके मेन मेन पॉइंट्स को नीचे लिखना। क्या क्या लिखा उसने? पढ़ो। एस हु वाज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 इयर्स, मिस्टर डी ने उसको क्या बोला? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले। कितना पैसा दिया ऑफर में? 10 लाख। और इनिशियली क्या कर दिया उसने? रिफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, अपन ने सिर्फ 3-4 लाइन उठा लिया बस। ठीक है, अरे समझा गया? अच्छा एक और सवाल है मेरा आपसे, 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में आता कि ए बी को बोलता है कि यार मुझे ना सी के लिए एक पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, ये भी पब्लिक ऑफिस में आता है, याद है क्या किसी को?
अरे यार मेरा पेन क्यों बन जाता है। पब्लिक रिकॉग्निशन याद है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न याद है। इन चीजों को भी आप खरीद, मान लो आपने भारत सरकार को 1 करोड़ रुपए दिए कि मुझे पद्मश्री दो, भारत सरकार ने आपसे 1 करोड़ ले ली, पर आपको पद्मश्री नहीं दी, आप क्लेम कर सकते हो? क्या बोलोगे कोर्ट में जाके? आप नहीं कर सकते। ठीक है। एक और चीज, ए ने बी को बोला कि आपने मेरे खिलाफ जो केस किया है उसको आप वापस ले लीजिए, सेटल कर लीजिए, खत्म कर दीजिए। वो तभी खत्म, ओके शिट, वो तभी खत्म होगा केस, वो तभी खत्म होगा केस जो बेलेबल ऑफेंस है। व्हाट इज बेलेबल? कंपाउंडेबल, लेस सीरियस ऑफेंस, चोरी, किसी ने किसी को मार दिया हल्का फुल्का, है ना, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको बेल मिल जाती है, जो बहुत लेस सीरियस है। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, व्हाट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस? मर्डर, रेप, टेररिज्म, उसमें आप इसको पैसा लेन देन नहीं करेंगे। याद है क्या? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन मतलब जो ऑलरेडी केस चल रहा है, तो वही केस सेटल होगा जो कंपाउंडेबल। व्हाट इज कंपाउंडेबल? जो पैसे लेके रफा दफा किया जा सकता है कि चल भाई पढ़े हो ना तुमने, पीआईएल हो रहा है, दो लोगों के बीच में केस चल रहा है, बोले कंज्यूमर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर फोरम पढ़े, डिस्ट्रिक्ट फोरम सेट, ले भाई आधे पैसे रख, खत्म कर। फैमिली डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ का, ले आधे पैसे रखो, खत्म करो यार, फिनिश करो, वहां वो चलेगा, वो कंपाउंडेबल है। बट अगर मर्डर, रेप या टेररिज्म, ये अगर नेशनल सिक्योरिटी वाली बात आ गई तो फिर वो पैसा भी लिया, और अगर आप बी ने पैसे ले लिए और एक के ऊपर इल्जाम था फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म का या रेप का, अब बी फिर भी उसके खिलाफ गवाही दे रहा है, फिर भी उसके खिलाफ केस कर रहा है, ये जा सकता है क्या कोर्ट? कौन सा केस था? नॉन कंपाउंडेबल। कौन सा था? मोर सीरियस ऑफेंस। तो क्या कहलाएगा? वॉइड। क्या कहलाएगा? वॉइड। अच्छा एक और था, ए ने बी को बोला, बी एक जज है, बी एक पुलिस वाला है, बी एक लीगल ऑफिसर है। ए ने बी को बोला कि आपने मेरे खिलाफ जो केस दाखिल किया है या जो आप मेरे खिलाफ जजमेंट देने वाले हैं, प्लीज उसको रफा दफा करिए, ये पैसे रखिए। नहीं, मान लो बी ने पैसे ले लिए, फिर भी उसके खिलाफ जजमेंट दिया, ए सी कर सकता है क्या बोलते हैं इसको? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। याद है क्या? कानूनी कार्रवाई में किसी प्रकार का रिस्ट्रेन नहीं करना। अगर आप कानूनी कार्रवाई में रिस्ट्रेन कर रहे, किसको पैसे खिला के? बोलो लीगल ऑफिसर। क्या कहलाएगा वो? वॉइड। क्या कहलाएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो बताओ, आप पैसे खिला के क्या कर रहे हो? क्या बोलोगे आप? भ्रष्टाचार, अब्यूज ऑफ जस्टिस, अब्यूज ऑफ जस्टिस, न्याय खत्म कर रहे ना, ये वर्ड याद रखना, यू आर डूइंग अब्यूज ऑफ जस्टिस। हाँ, अगर किसी ने कंप्लेंट वापस ले लिया तो हो जाता है। डाउरी नहीं है, डाउरी में अंदर खेल खत्म। याद आ रही है सब जो पढ़ाया था मैंने आप लोग, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन। चलो एक और सवाल है आपसे, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूं, ठीक है, तू सी के खिलाफ केस कर, है ना। बट ए का सी से कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ वो उसको परेशान करना चाहता है। या 1 लाख रुपए देता हूं तो एक वकील हायर कर अच्छा सा, बी और सी का डिस्प्यूट है, ए सी को परेशान करना चाह रहा है बी के थ्रू, और डिस्प्यूट है बी और सी का, ए का सी से कोई लेना देना मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट वो सी को सिर्फ परेशान करना चाह रहा है। कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? कितने लोगों को याद आ रही है ये चीज? चलो एक और एग्जांपल देता हूं, ये भी याद रखो। ए और बी के बीच में, ए लॉयर है या एडवोकेट है समझ लो, अभी उसका क्लाइंट है, एक केस है 10 लाख रुपए का। ए ने बी को, अब उसकी फीस है 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए तो उसको मिल गए। फिर भी ए बी को बोलता है कि इतना बड़ा केस है तो मैं और 50,000 रुपए लूंगा, मतलब जो तेरे केस की रकम उसमें से भी मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो गलत है ना, आपको आपकी फीस तो मिल गई। अरे याद नहीं आ रहा, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस ये है, क्या आएगा बताइए? इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप घुस रहे हो जस्ट टू अनॉय द अदर पीपल, परेशान करने के लिए, इसको उचका रहे हो, अरे तू केस डालना मैं पैसे देता हूं, क्या आएगा? मेंटेनेंस। और चैम्पर्टी का मतलब क्या हुआ? आपको आपका जो कंसिडरेशन तो मिल गया ना, अगर आपको और क्या चाहिए अदर देन दैट कंसिडरेशन, तो ये क्या आएगा? तो चैम्पर्टी अलाउ है, मेंटेनेंस अलाउ नहीं है। चैम्पर्टी कैसे मान सकता, वकील मान सकता है कि इतनी मेहनत कर रहा हो तो एक्स्ट्रा दो, बट
करना नहीं चाहिए वैसा। जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर चले गए, अब 1,000 रुपये आपको दवाई के देने और बहुत लाइन लगी है, तो बोले से मैं 100 रुपये और देता हूं, तो मुझे आप जल्दी से दे दीजिए दवाई। तो 100 रुपये ले लिया आपसे, काय में आएगा? वो बोला आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, मैं आपको दवाई जरूर दे दूं, काय में आएगा? नहीं करना चाहिए ना सर, तो वॉइड है ना। अच्छा मान लो आपने 100 रुपये दे दिया, आप रिकवर कर सकते क्या? इसमें क्या हो रहा है मेंटेनेंस में? ए का सी से डायरेक्टली कोई लेना देना, किसका डिस्प्यूट है? सी का बी से। बी को क्या कर रहा है? ए लीगल मदद कर रहा है और सी को सिर्फ परेशान कर रहा है, दैट इज मेंटेनेंस। और ये जो एक है चैम्पर्टी है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट है ए का, क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि ए कौन है? एडवोकेट, और बी कौन है? उसका क्लाइंट। क्या चाहिए उसको? बोलो, बोलते तेरे को जो केस में से जो भी बेनिफिट मिलने वाला है उसको कुछ हिस्सा मुझे भी चाहिए। तो आपके सबसे ऐसा करना चाहिए वकील को? वॉइड है ना, दोनों वॉइड हुए। अरे हुए कि नहीं हुए वॉइड? एक अचानक बिल्कुल नींद में, आप बिल्कुल नहीं घुस रहा अपने दिमाग। इसमें क्या है? बोलो डायरेक्ट, क्या इस पार्टी का इससे कोई लेना देना है? ये दूसरी पार्टी को उचका रहा है कि आपको केस करना है तो मैं लीगल मदद करता हूं सिर्फ इसको परेशान करने के लिए। क्या इन दोनों का लेना देना है? अरे है ना, इन दोनों का लेना देना तो है, वकील लेना उसका। तो वो मेन कंसिडरेशन के अलावा भी कुछ मांग रहा है। अगर बी मना कर देता देने से तो क्या वो कोर्ट जा सकता है? कोर्ट में क्या बोलेगा कि वो मेरे को 50,000 नहीं दे रहा है। कोर्ट क्या बोलेगा? अबे तेरी फीस तो दे रहा है, देखो तू 1 लाख के लिए एलिजिबल है, 50,000 के लिए नहीं। 50,000 तो क्या है उसके, वो जो अमाउंट उसको मिलने वाला है अदर देन। जैसे कोई वकील है, उसकी फीस है 5,000 रुपए। अब उसके क्लाइंट ने बोला सुनो यार आप मेरे को केस जितवा दो, मैं आपको और 5,000 रुपए दूंगा, दैट इज नॉट वॉइड, दैट इज वैलिड। यहां उल्टा हो रहा है ना, यहां वकील बोल रहा है मैं तभी केस लड़ूंगा जब तू मेरे को कुछ और पैसे दे, फीस तो दे चुका हूं सर मैं। तो मान लो केस जीत गया, 10 लाख रुपए आपके हाथ में आ गए। अब वकील बोल रहा है 50,000 दो आपको, आप बोल रहे नहीं देता जा, आप वो वकील कोर्ट जा सकता है? नहीं। क्यों जाएगा? क्योंकि वकील को उसकी फीस नहीं, कितनी थी? 1 लाख। दैट इज चैम्पर्टी। ऐसा कुछ नहीं होता एग्रीमेंट से है तो गलत। अगर उसने वकील ने बोला कि 50,000 और दूंगा, हाँ, मतलब क्लाइंट बोल रहा है तो बात अलग है, वकील नहीं बन सकता। पब्लिक ऑफिस के खिलाफ है ना, आप पब्लिक ऑफिसर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो आपका कंसिडरेशन है वो मिल रहा है, वो तो मिलेगा, और उसके अलावा है ना, आप ये तो लालच होगी। आप क्या बोल रहे हैं? मैं वो पैसे तो लूंगा ही जो मुझे चाहिए, उसके अलावा भी लूंगा जो आपको मिलने वाला है, तो गलत कर रहे हैं आप। याद है क्या सब चीजें? याद आ रहा है क्या? एक था ए ने बी को, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बी को अपॉइंट करना चाह रही है, ठीक है। ए के साथ में और 2-3 लोग हैं, एक्स और वाई। याद आएगा आपको? बी एक टीचर है जो उस स्कूल में अपॉइंट होना चाह रहा है, उसने अपना क्या दिया? इंटरव्यू। एक्स और वाई और ए ने बोला आपको कल तक जवाब देते हैं, सुनना। बट ए और बी दोस्त थे, तो बी ने बोला ए को यार मैं तेरे को 50,000 देता हूं, तो मेरा अपॉइंटमेंट करवा दे स्कूल में एज ए टीचर। क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। मतलब ए क्या देख रहा है? अपना इंटरेस्ट, और उसकी ऑब्लिगेशन क्या थी? किससे पूछ के अपॉइंट करना है? दैट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ठेके में भी आ सकता है, सरकार को ठेका देना चाह रही है उसी व्यक्ति को जिसने हाईएस्ट बिडिंग की है, मगर वहां कोई रिश्तेदार निकल गया किसी मंत्री का, किसी ऑफिसर, तो उसने बोला यार तुम्हें वो पैसे दे मैं तेरे को ठेका दिलवाता हूं। ये क्या है? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, है ना? गलत है? हो सकता है एलिजिबल बंदा अपॉइंट ना हो रहा, तो ये भी क्या होगा? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये सब ध्यान रखना आप लोग, जैसे बता रहा हूं, ये छोटे है वैसे 2 लाइन की सेक्शन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ो फटाफट। व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ प्रॉमिसर? मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ। सुपर मीनिंग इनिशियल इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। हो सकता है क्या? जिंदा कर सकता है क्या दोबारा? क्या लिखा देखो, क्या है? दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। एप्पल द लैंडेड ट्रक लेफ्ट फॉर डिलीवरी ऑन, कब निकला ट्रक? बीच में क्या हो गया? दंगे हो गए, तो कब पहुंचा? बिटवीन रीच्ड ऑन बी ऑन 19 मार्च। सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। किसी की गलती है क्या? टाइम क्या था उसमें? 15 ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो ऑलरेडी क्या हो गया? मगर क्या उसकी वजह से खराब होगी? उसकी गलती नहीं क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ड्यू टू, या एक और वर्ड आ सकता है सुपर मीनिंग। व्हाट इज सुपर मीनिंग? जल्दी बोलो। जिसको आप कंट्रोल, आपकी क्या गलती थी उसमें? आप तो निकल गए थे। क्या क्या आता है इसमें? वेजिंग ऑफ वॉर, चेंज इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट,
नेचुरल डिजास्टर। तीसरा क्वेश्चन, कब परफॉर्म करेगा? काय पे? क्या हो गया उसको? एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ चले गए, परफॉर्म कर सकता है क्या? एक तो कौन सा परफॉर्मेंस है? स्पेसिफिक, कर नहीं सकता। ऑर्गेनिकल, कौन से नेचर का? हैंस कैन नॉट बी। क्या हुआ? एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? इम्पॉसिबल कर दिया ना लास्ट। नहीं, मगर आपको इम्पॉसिबिलिटी लिखनी, हाँ सुपरवीनिंग का ही पार्ट है, सब सुपरवीनिंग का पार्ट है। फॉलो क्या लिखा है? अभिषेक एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट, कहां से खिलौने ला रहा है वो? बट ड्यू टू लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इंडिया के, तो क्या ये भी क्या सुपरवीनिंग? वेजिंग ऑफ वॉर है कि नहीं? ये भी क्या हो गया? इलीगलिटी हो गई ना, या फिर ड्यू टू नहीं, पार्टी नहीं भर के देगी। पार्टी क्यों भर के देगी यार? चाइना, अरे तो चाइना से झगड़ा हुआ तो उसमें पार्टी का क्या लेने देना? क्या हो गया? गर्दन दर्द हो रही है तो टिक के बैठो, कहीं टिक जाओ। अच्छा टिक गया, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस? जो पहले से डिसाइडेड हो गया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। जैसे मैंने बोला भाई अनमोल, मैं आपको 10 पेंसिल भेज रहा हूं, अगर आपने खरीदने से मना किया तो मैं हर पेंसिल पर आपसे 1 रुपए लूंगा, तो ये तो पहले से डिसाइडेड है। तो 1 रुपए क्या होना चाहिए? ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। उल्टा कर दिया मैंने, ना बहुत कम ना बहुत, ठीक है? बहुत ज्यादा होगा तो कोर्ट कम कर देगा, और बहुत कम होगा तो कोर्ट थोड़ा बढ़ा देगा। आगे पढ़ो, काय पे लिए जा सकते हैं? और पेनाल्टी क्या होती है मेरे बच्चों? जल्दी बोलो, थोड़ी सी एक्सट्रावेगेंट होती है, कल ही पढ़ा था आपको। पेनाल्टी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ डैमेजेस। व्हाट इज पेनाल्टी? पनिशमेंट ना आपको। चलो आगे आ जाओ आप, लिक्विडेटेड डैमेजेस पढ़े। क्या लिखा है? इट इज ए जेन्युइन प्री एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस फॉर व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच? कौन बताएगा? डेट के पहले आपने मना कर दिया परफॉर्म करने से। कितने ऑप्शन मिलते हैं पार्टी को? क्या करेगा? या तो फाइनल डेट तक वेट करेगा, या उसी दिन मान लेगा कि कैंसिल हो गया और क्या क्लेम करेगा? डैमेजेस। वेरी गुड। डैमेजेस कैसे डिसाइड होते हैं बोलो? अगर डैमेजेस का अमाउंट पहले से डिसाइडेड है तो लिक्विडेटेड। अगर डैमेजेस में आपको पर्पस पहले से पता था तो स्पेशल। अगर डैमेजेस में किसी की गलती नहीं है, जैसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो रही थी, तो रिमोट। अरे रिमोट थोड़ा सा नुकसान लेंगे। एग्जाम्पल ने पूछा, अब खराब तो हो ही गए एप्पल, दंगे हो गए, खराब तो हो ही गए, तो अब कोई तो नुकसान भरेगा ना। तो इसका ट्रक था, बोलेगा चलो थोड़े बहुत पैसे दे देता हूं, क्योंकि गलती तो मेरी थी नहीं। दैट इज रिमोट मतलब टू स्मॉल। और नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जहां आप डैमेजेस तब क्लेम करते हैं, मामूली डैमेज होते हैं कि सामने वाला दोबारा गलती ना करे। अरे फॉर इंपॉर्टेंट डैमेजेस भूल गए हमको, सबसे सारे ऑर्डिनरी 70 सबसे ज्यादा वही क्लेम किए जाते हैं जो नेचुरली अराइज होते ही। और लास्ट कौन सा है? एग्जेम्पलरी। क्या होता है एग्जेम्पलरी बोलो? जो 2 कंडीशन में आता है, एक क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ चेक, दूसरा क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। मैरिज में 2 प्रकार के डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, रेपुटेशन के जाने पर और एक फाइनेंशियल डैमेजेस। वेरी गुड। चलो पेनल्टी फॉलो नंदनी। पेनल्टी क्या लिखा है? कम ऑन, पेनल्टी इज एन क्लियरली। आप बोल सकते ना सर क्या 300 रुपए ले रहे हैं आप चिंगम के? दैट इज अ पेनल्टी, लिखा भी है उसमें। इट इज मतलब पेनल्टी तो अनफेयर ही होनी चाहिए, तभी तो पेनल्टी लगेगी वो। अगर कम होगी तो फिर वो पेनल्टी कहां होगी? ठीक है? और उस पेनल्टी का कोई लेना तो नहीं है। कैसे? सेक्शन 74 क्या बोलता है बोलो? पढ़ो। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन, इफ सम ऑलरेडी अमाउंट लिखा है काय में, कितना मिलने वाला है, तो उसे क्या बोलेंगे? लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है? कैश के रूप में ऑलरेडी डिसाइडेड। अरे बराबर है क्या बेटा? तो जो पार्टी कंप्लेंट कर रही है किसको लेके? वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेजेस लॉस हैव बीन सफर्ड, जो दूसरी पार्टी से लेगी डैमेजेस, क्या लेगी बोलो? रीजनेबल कंपेंसेशन, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम। जो आपने डिसाइड किया था उतना ही लोगे ना, उससे कम कर सकते हो और उससे ज्यादा कर दिया तो ठीक है। स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन। तो अपन ने पढ़ा है बाबा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कंडीशन है, लेस इंपॉर्टेंट है तो वारंटी पढ़े हो ना? ठीक है। अगर क्वेश्चन में आया कोई व्यक्ति आपसे 50% का इंटरेस्ट ले रहा है, अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे या गुड्स टाइम पे नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा? पेनल्टी होगी कि डैमेज होगी? पेनल्टी होगी। 50% किसको बोलते हैं?
तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे इधर लिखा एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे मेरे नोट्स में इसका एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ, ये चुन्नीलाल वाला जो केस है आप पढ़ लेंगे एक बार, इसमें डेमेजेस के बारे में क्या लिखा है, कितना अमाउंट ले रहा है, तो पेनल्टी होगी ना। साला डिसाइड कुछ और किया, ले रहे कुछ और, तो कोर्ट क्या करेगा, अरे कोर्ट क्या करेगा, रिड्यूस, और क्या बना देगा उसे, वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो। बोलो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पहले तू परफॉर्म कर फिर मैं परफॉर्म करूं, देखो वही लिखा एक साथ, पहले परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, अगर यही रेडी नहीं है तो फिर मैं क्या परफॉर्म करूंगा, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, अब उसने बोला सीओडी बंद है, सीओडी मतलब बोले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो आपको सामान कब आएगा, जब आप खरीदोगे, तो पहले आप खरीदो ना, मैं भिजवा दूंगा, आप खरीदोगे जब भिजवाओ वैसे साइमल्टेनियस प्रॉमिस। नेक्स्ट, कितने का लोन, क्या किया उसने, काय पे, क्या बन गई वो, मतलब कितने साल मिले आपको, आफ्टर द, मतलब 3 साल क्या हो गए खत्म, अब मांग सकता है क्या पैसे, 3 साल में मांगे ना, किसको बात कर रहे हैं, कौन मांग सकता है पैसे, क्या लिखा पढ़ो, किसने साइन किया, या फिर क्या अमाउंट पे करना है, या फिर वैलिड है कितने साल में, 3 साल में, और अगर 3 साल में नहीं क्लेम किया तो नहीं मांग सकते, क्या पढ़ो, जी हैज बिकम, जी एग्री टू पे फुल पेमेंट टू मिस्टर वाई, बराबर है क्या, बराबर है, ठीक है। और अगर टाइम बार्ड है, टाइम बार्ड मतलब कितने साल है, तो अगर 3 साल है तो आप क्लेम कर लेंगे, और 3 साल खत्म होगा तो फिर आप क्लेम, आप मतलब कौन, क्रेडिटर, वो 3 साल का खुद से दे रहा है तो बात अलग है, मगर आप क्लेम नहीं कर सकते, वो खुद से दे रहा है तो बात अलग है, ठीक है। और क्या है, क्या था नेक्स्ट, हाँ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ो ये लास्ट वाला, ये कौन सा आइटम, मतलब उसके अलावा और वो किसी के पास नहीं मिलेगा ना, क्या था कुछ ज्यादा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, भाई तेरे को ही परफॉर्म करना पड़ेगा ना, अगर तू अच्छा गाता है तो तेरे को ही गाना पड़ेगा, तेरे नाम पर मैंने पब्लिक को बुलाया है, तू पेंटिंग करता है तो तेरे को ही करना पड़ेगा, तेरे पास तेरे अलावा मेरा और कोई सब्स्टिट्यूट, क्या लिखा पढ़ो, क्या लिखा, तो तू सिर्फ पैसे देगा तो काम नहीं बनेगा उससे, क्योंकि मुझे तो तेरा परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे लिए पैसे रेमेडी नहीं है, ठीक है। द कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर एंड डायरेक्ट द पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट इज, मगर ये कब होगा, जब ब्रीच और परफॉर्मेंस के बीच में टाइम होगा। अब अरिजीत सिंह ने बीच में गाने गाते 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 अब उसके बीच में कोर्ट जाओगे, 2 गाने गाया बोलता है मेरे को 3 नहीं गा, कोर्ट जाओगे क्या, तो जब परफॉर्मेंस चल रहा है आप कोर्ट नहीं जा सकते, अगर परफॉर्मेंस और ब्रीच के बीच में गैप है जब आप कोर्ट, अब आपका जो शो है वो 10 तारीख को, अरिजीत सिंह ने 9 तारीख को मना किया तो आप कोर्ट जा सकते हो, 8 तारीख को मना किया तो कोर्ट जा सकते हो, 7 तारीख को मना किया तो कोर्ट जा सकते हो, 10 तारीख की शाम को नहीं जा सकते, कैसे आओगे, नहीं तो 10 तारीख को मना किया ना उसने, 10 तारीख को इधर स्टेज पर नहीं गाता गाना, और सुबह में मना किया तब भी नहीं आ सकते, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल होता है वो, एंटिसिपेटरी नहीं होता, और गाना गाते गाते मना किया तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, फिर तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा अगर एग्रीमेंट में लिखा है, तुरंत वहां पर उसको बोल सकते जितने टिकट के पैसे लगे होते तो फिर कोर्ट गया, ठीक है। जब यूनिक आइटम होता है उसमें रेमेडी इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट, हमको परफॉर्मेंस, क्या करूंगा पैसा लेके, पब्लिक तो जूते मारेगी मेरे को, अब मेरा होटल बनाया मैंने 10 करोड़ का, उसमें 1 करोड़ की पेंटिंग बनवा रहा हूं मैं, जिस दिन इनॉग्रेशन है उस दिन पेंटिंग कंप्लीट होने वाली, तो उसने बोला नहीं बनाता, क्या करूंगा उससे पैसे लेके मैं, अगर पेंटिंग ही कंप्लीट नहीं होगी तो जहां यूनिक आइटम आ जाएगा वहां पर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी कंपेंसेशन इंपॉर्टेंट। चलो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और कितनी बोतल भेजने वाला है, कितने रुपए की, कब, एक्स कॉन्ट्रैक्ट विथ कितनी बोतल बेचने वाला है ना, कितने रुपए, एट द सेम टाइम टोल्ड दैट ही नीड सो फॉर द पर्पस ऑफ, अच्छा मतलब उसने पर्पस बताया, मतलब कौन से डैमेजेस होने वाले हैं, स्पेशल, यानी उसने बोला है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि मुझे किसी और को बेचना, मतलब उसने क्या बता दिया, अपना पर्पस बताया कि नहीं, और आपको तो पता है जब पर्पस पता रहेगा तो कौन से डैमेजेस क्लेम होंगे। अब जेड फेल्ड टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यू कोर्स, और जिस दिन उसने मना कर दिया बॉटल देने से, उस दिन बॉटल का प्राइस कितना था, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो क्या एक्सप्लेन करोगे, ब्रीच, फिर क्या करोगे, डैमेजेस। फॉलो क्या लिखा, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, वी आर अ पार्टी हु सफर फ्रॉम दिस, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अदर पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय। अब अगर वो लॉस क्या होने वाला था तो कौन सा डैमेजेस बोलते हैं, ऑर्डिनरी। बट अगर उसमें पर्पस भी पता था, बोले क्या था, पार्टीज उनको पता था कि क्या पर्पस है, तो फिर क्या होता है, बोले इस वजह से ये नुकसान होगा ही। अगर आपको वजह पहले से पता है तो क्या बोलेंगे, स्पेशल। अगर एक्स जेड को नहीं बोलता ना कि मुझे किसी और को बेचने के लिए चाहिए, तो सिर्फ कौन से डैमेजेस क्लेम होते हैं, ऑर्डिनरी। बट उसने पर्पस बताया था। कुछ याद है आपको, स्पेशल डैमेजेस में एक और लाइन लिखी थी, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यार तूने नहीं दिया तो मैं किसी और को नहीं दे पाया, तो मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो क्या होगी, ये एक फेमस केस है, हैडली वर्सेस बैक्सेंडर। क्या लिखा उसमें, जब क्या डिसाइड होते हैं, अंडर विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज, तो फिर जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ मतलब जो केस करता है, और डिफेंडेंट मतलब जिस पे केस होता है, तो कौन से डैमेजेस होंगे, स्पेशल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, फैक्ट ऑफ द केस तो आपको पता है ना, अब आप पढ़िए इसको क्या लिखे, कितने रुपए मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन में कितने का खरीदने वाला था, कितना बेचने वाला था एक्स वाई को, 1000 बोतल, कितने की, 5 रुपए की पर बोतल, ठीक है। एक्स ने एक और से कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे, जेड से, क्यों परचेस करने वाला है बोतल, है ना, कितने की, 4.5। कितने रुपए कमाने वाला था उस बोतल पे, 50 पैसे। देख रहे हैं आप लोग, तो एक्स किससे खरीदने वाला था, जेड से, किसको बेचने वाला था, वाई। एग्री बेटा, जेड ने क्या किया देखो, फेल्ड। तो जब जेड ने ही नहीं दिया एक्स को बोतल, तो फिर एक्स क्या करेगा बेचारा, वाई को कहां से देगा। अब एक्स को वो बोतल उस दिन मार्केट से तो खरीदनी थी, तो कितने की पड़ रही थी, 5.25। देख रहे हो, अरे हाँ के ना। तो पहली बात तो पहली बार में कितने का नुकसान हुआ, 50 पैसे का। अब मार्केट से खरीदेगा तो कितने का नुकसान होगा, 25 पैसे का। अरे हुआ कि नहीं हुआ, वही लिखा उसमें, ये पूरा कैलकुलेशन है नीचे। पहले कितना क्लेम किया, 0.5, तो 5 आया कि नहीं आया, कितनी बोतल थी, 0.50, कितना आ गया, 500 रुपए का मांगा। अरे मांगा कि नहीं, कौन सा अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट। फिर वही बोतल अगर वो मार्केट से खरीदता कितने में, 5.25 में, तो फिर क्या होता, 0.25 इंटू 1000, कितने का नुकसान होता बोलो, 750 ही होता, बताओ। हाँ, वो दोनों मिला के। तो उसमें ऑर्डिनरी वाला कौन सा है, 50 पैसे वाला, और स्पेशल डैमेजेस कौन सा है, 25। इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर्पस नहीं पता तो कौन सा क्लेम करता हूं, 50 पैसे, ठीक है। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 750। स्पेशल डैमेजेस कितने हैं, अरे बोलो, और ऑर्डिनरी कितने हैं, 500। पर्पस पता है तो स्पेशल, नहीं पता है तो ऑर्डिनरी। भाई सिंपल से लॉजिक, एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपने बोला आपके घर में शादी है और मुझे उस दिन कैटरिंग चाहिए, तो पर्पस बता दिया, तो पर्पस पता है तो फिर आप कैसे ब्रीच कर सकते हो। और अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो फिर आपको मेरे को फुलफिल करके देना पड़ेगा। अब दो चीजें होंगी, या तो वो शादी के 5 दिन पहले मना करेगा, शादी के दिन करेगा तो एक्चुअल ब्रीच, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस साले करके दे, मैं कहा जाऊंगा। और शादी के पहले किया तो कौन सा हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच। फिर आप क्या बोलेंगे उसको, अब यार तेरे अलावा मैं कहीं और से कैटरिंग करता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ज्यादा पैसे क्या होंगे उसके, ऑर्डिनरी भी और प्लस स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था जो बताया, मेन मार्क्स इस पे कैलकुलेशन पे। और ऑर्डिनरी डैमेजेस का सेक्शन हमेशा क्या होता है, एक्चुअली पूरे डैमेजेस का सेक्शन ही यही है। ये हो गया, अपन ने पढ़ ली, डबल रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन सबको याद है, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी क्या है, व्हेन अ पर्सन टू होम
उसने भी क्या शो किया अपनी एक्सेप्ट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी। अच्छा प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो क्या बन जाता है प्रॉमिस। अच्छा फटाफट लेंगे एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को अगर वैलिड बनाना है तो क्या होना चाहिए जैसा ऑफर था वैसा नो कंडीशन। बने हो कि नहीं बने हो अगर कंडीशन हो जाएगा तो क्या बोलते हैं याद है कि नहीं रे कैसे एक्सेप्ट करना है या फिर फिक्स टाइम याद है। और एक्सेप्टेंस को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है एक्सप्रेस एक्सप्रेस मतलब ओरल और रिटन या फिर इम्प्लाइड इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट। आपको तो पता है ना कुछ ना कहना भी एक्सेप्टेंस है तो कुछ ना कहने को हम क्या बोलते हैं ओमिशन। कुछ ना करना भी एक्सेप्टेंस ठीक है। अरे बराबर है क्या चलो फटाफट बोलो। प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस कब होता है सर जब उधर से एक्सेप्टेंस निकल गया। याद है अगर ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया अब बी क्या भेजेगा एक्सेप्टेंस तो क्या होगा ये प्रपोजल है। इसके लिए एक्सेप्टेंस कब होगी जब इधर से निकल जाएगा ये ट्रांसमिशन है ना। और इसके लिए एक्सेप्टेंस कब होगी जब वो उसके नॉलेज में आएगा। और एक्सेप्टर के लिए कब होती है एक्सेप्टेंस जब वो किसके नॉलेज में आएगा। अच्छा उससे अगर रिवोकेशन करना है तो प्रत्युष क्या करेंगे स्पीड पोस्ट करेगा ना। अगर दोनों साथ में निकल गए तो अच्छा कौन सा पहला माना जाएगा जो उसके नॉलेज में पहले है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया कि उसने एक्सेप्टेंस भी भेजा और अपना रिवोकेशन भी भेजा अब दोनों मिल गया वो प्रपोजल को मगर उसने एक को पढ़ा और एक को ड्रॉप में रख दिया ऐसे क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे सर क्या आएगा जो पढ़ा हुआ है आपको डिटेल में नहीं जाने क्या बात है आपको सिर्फ पढ़ा कौन सा नॉलेज में है। मैंने आपको व्हाट्सअप किया कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं समझे मेरे उसमें 2 राइट पड़े बट वो टिक नहीं हुआ। मैंने को दोबारा एक मैसेज किया कि मेरे को नहीं खरीदना आपसे सामान और ऊपर वाले को डिलीट फॉर ऑल कर दिया क्या माना जाएगा रिवोकेशन माना जाएगा ना क्योंकि ऊपर वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्या लिखा है एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है बाय डूइंग एनी या बाय कुछ ना कहना भी अपने में क्या है एक प्रकार का कम्युनिकेशन अरे है कि नहीं है ठीक है। किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं या फिर रिटर्न में मतलब लेटर्स टेलीग्राम्स एडवर्टाइजमेंट और ओरल मतलब इंक्लूडिंग टेलीफोन वाले याद है कि किसी को कुछ बात होते होते अगर फोन कट गया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा आपको दोबारा फोन करके एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। ओमिशन का मतलब क्या है कुछ ना कहना कुछ ऐसा करना जो आपको नहीं करना था। इसमें एक वर्ड लिखा क्या लिखा है एग्जाम्पल देता हूं आपको फॉरबिडेंस का एक्चुअली इसी का एग्जाम्पल ए ने बी को बोला प्लीज आप सी को सीयू ना करें अगले 1 साल दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो यहां फॉरबिडेंस कौन कर रहा है कौन दे रहा है माफी किसके कहने पर। तो ये कुछ ना करना भी क्या हुआ अपने में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। याद है एग्जाम्पल बनाया था कंसिडरेशन में लिखा फॉरबिडेंस टू सी। फॉरबिडेंस का मतलब होता है माफी देना तो माफी दी है मतलब आपने क्या कर दिए ओमिट कर दिया एक्सक्लूड कर जो करने वाले थे वो नहीं किए खत्म हो गया। ये लाइन पढ़िए सेक्शन 3 में द फ्रेज अपियरिंग इन सेक्शन 3 व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग और नॉन एक्सेप्टेंस अ मियर। आप मन में सोच रहे हो अपने मानी जाएगी क्या मन में सोच रहे हो मन में बोल रहे नहीं हो अरे माना जाएगा क्या अरे नहीं ना बट यूनिलेटरल एक्ट ऑफ एसेंट इज वन ओन माइंड डज नॉट अमाउंट्स टू। अरे खुद के मन में मान लियो कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं लॉ क्या बोल रहा है आपको मानना पड़ेगा कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसमें एक एग्जांपल था ना कि एक आदमी को ऑफर आया और ऑफर आने के बाद में उस लेटर को उसने अपने ड्रॉज में डाल दिया एक्सेप्ट तो क्या किया कम्युनिकेट किया क्या नहीं किया ना मन में सोच लिया कि हाँ मैं इसके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। तो लॉ क्या बोल रहा है अरे आपको उसे मन में नहीं रखना आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बताओ फटाफट क्या होता है पहले बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के रिजेम्बलेंस होते हैं। कौन सी मैगजीन पे बेस्ड है अ पर्सन कैन नॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। कोई भी व्यक्ति वो बेनिफिट नहीं लेगा जो किसी और को बिलोंग करता है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है कि इट इज इंप्लाइड बाय लॉ। देयर इज नो ऑफर देयर इज नो एक्सेप्टेंस देयर इज नो कंसिडरेशन बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज क्या है उसमें एनफोर्सेबिलिटी है। क्या है एनफोर्सेबिलिटी बोलना मत कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ये डॉक्ट्रिन है लिखा किसी और के चीजों पर आप इंजॉय
ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 5 नंबर के लिए आता है। पढ़ दो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज नो, कहा है ऑफर एक्सेप्टेंस का? अरे हाँ क्या किसने इंपोज किया है? ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ, कोई प्रॉमिस कर रहा है क्या? अरे जब ऑफर ही नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉमिस क्या होगा? फिर द राइट इज ऑलवेज अ राइट टू, जनरली नॉट ऑलवेज लिक्विडेट। व्हाट इज लिक्विडेटेड? जो पहले से डिसाइडेड था कि कुछ सर ये तो मिले ही अभी, ये तो जानते ही नहीं एक दूसरे को। फाइंडर ऑफ गुड्स याद है क्या होता? फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी और के गुड्स मिले तो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम उसे, तो क्या अमाउंट पहले से डिसाइडेड था? बाद में डिसाइड। और लास्ट क्या लिखा है? ऑनलेस अगेंस्ट द कुछ याद है? राइट इन ड्रीम, राइट इन पर्सनल। व्हाट इज राइट इन ड्रीम? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, सोगा में। और व्हाट इज राइट इन ड्रीम? अगेंस्ट द पर्टिकुलर। तो इसमें क्या होगा? बोलो, दोनों बार राइट इन बोलो क्या लिखा उसमें? नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अ सूट फॉर ब्रीच में बी फाइल्ड इन सेम वे। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड नहीं होगा। अगर ए को बी के गुड्स मिले तो बी का राइट किसके खिलाफ होगा? सिंपल। बट सुनो, बट बी ने एक गुड्स खरीदा, अब गुड्स खरीद के घर जा रहा है तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया उससे वो गुड्स नहीं ले सकती। सिंपल। राइट इन रिम पता है कि नहीं? आप पढ़े हो ना? रिम मतलब अगेंस्ट, और पर्सोनम मतलब अगेंस्ट द पर्टिकुलर। ये 4 लिखे आपने, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, मगर ये ऊपर लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन आ सकता है कल। बताओ, कुली ने लगेज पकड़ा और बाहर लेके चले गया और आपने कुछ बोला भी नहीं, क्या होगा? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस रहेगी नहीं? अरे आपने कुछ बोला नहीं तो मतलब एक्सेप्ट है ना, तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। चलो क्या है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आपकी जिम्मेदारी है कि जिसके गुड्स थे उसको ढूंढो और उसको वापस करो, और नहीं मिल रहा है तो संभाल कर रखो चीजों को। सिर्फ कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो? पेरिशेबल गुड्स। तीसरा पढ़ो। शुगर देने वाले थे बट शुगर क्या लग गया? फैक्ट्री में। बोलो क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल टू, पहला क्या था? दूसरा क्या था? और क्या होगा? तो क्या शुगर बेचना वॉइड एग्रीमेंट इलीगल था क्या? तो पहले तो वैलिड था ना, तो बाद में जल गई, आग लग गई, तो उससे क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सब्सिक्वेंटली वॉइड हुआ, पहले नहीं। ये 2 नंबर के लिए आता है, ये आपको भूलना नहीं। क्या लिखा देखो ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट विच, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था बट अब क्या हो गया? सीज टू बी एनफोर्सिंग। ठीक है, पढ़ो। जो पार्टी है वही सीव करेगा। अपने क्या पढ़े? नहीं सर, थर्ड पार्टी भी कर सकती है अगर वो बेनिफिशियरी है। कंसिडरेशन पड़ेगी नहीं? थर्ड पार्टी भी कर सकती है अगर वो बेनिफिशियरी है। जनरल रूल क्या बोलता है? स्ट्रेंजर पे कर सकता है बट वो सीयू नहीं करेगा। बट एक्सेप्शन क्या बोलता है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सीयू इज नोन एज, जिनके रिलेशनशिप होंगे वही सीयू करेंगे। बट यहां पर क्या है? सर्टेन वो लोग भी सीयू कर सकते हैं जो क्या है? बजली बोलो, बेनिफिशियरी। इंश्योरेंस मैंने लिया इंश्योरेंस कंपनी से, और बेनिफिशियरी कौन हुए? मेरे बच्चे, तो वो सीयू कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे बोलो ना, क्योंकि वो क्या कहलाएंगे? बेनिफिशियरी। तुलसी यार वो चार्जिंग पे लगा दिया, क्या आया? मैं तो बोला तुम लोग तो गलत है, तुम लोगों को पहले बताना चाहिए ना, तुमने कुछ भी नहीं बताया मुझे। मैं तो हर ग्रुप, मैं 50 ग्रुप में हूँ, मैं फैमिली ग्रुप में भी हूँ। फूफा ताया का बर्थडे करूंगा मेरे को, तुम बताओ, तुमने नहीं बताया, सर का रिवीजन था। हाँ, उसी के साथ कोई कॉल करना। चलो नेक्स्ट सुनिए, कौन कौन से पहले ये लिखना है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में सीयू मगर वो पे कर सकती है ना, बट कुछ एक्सेप्शन है। पहले क्या? इन केस ऑफ ट्रस्ट, अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स इज राइट अंडर अ ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या क्या मिलता है आपको? मनी भी मिलता है और प्रॉपर्टी भी मिलती है। ट्रस्टी समझ सुना, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट, लैंड का डिवाइडेशन हो रहा है। काय में हो रहा है? 4 भाई हैं, चौथे भाई को पता ही नहीं, तो उसका क्या हक बनता है? क्या बनता है ना? तो जो पार्टी नहीं थे ओरिजिनली वो बाद में क्लेम कर सकते। क्या था? कौन क्लेम कर सकती है?
फीमेल मेंबर किसके लिए, काय के खर्चे मांगेगी? ठीक है, कब, क्या होने पर? एडिशन ऑफ एम्प्लॉयड बाय फैमिली। असाइनमेंट चलिए होता, असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जब आप अपने बेनिफिट्स किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो वो क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर खरीदा, फुल्ली पेड अप शेयर है, और मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मिलना चाहिए उसे? डिविडेंड मिलना चाहिए ना। तो अगर उसे डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी को सीयू कर सकता है, जबकि वो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। वेरी गुड यार। क्या था एक्नॉलेजमेंट का मतलब? यूर एक्सेप्टिंग समथिंग जिसको आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक्सेप्टिंग समथिंग, कुछ चीज को एडमिट करना। क्या लिखा उसमें? वेयर द प्रोमिसर बाय हिज एक्नॉलेज। जबरदस्ती क्या बन रहा है वो? एजेंट। किसके बिहाफ में? तो फिर क्यों बन रहा? मत बनना। जैसे ए ने बी के लिए कोई सामान भेजा, तो सी बीच में घुस गया, बोलता मैं दे दूंगा, तो अब यहां कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो गया? तो बी कौन हो गया यहां पर? बेनिफिशियरी। तो वो मांग सकता है ना अपना सामान, ऐसा है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। लास्ट क्या है? कन्वीनियंस रनिंग विद द लैंड। कन्वीनियंट का मतलब क्या लिखा मैंने? कंडीशन। कुछ याद आ रहा है? किस पेपर में पढ़े भी थे कि अगर कोई लैंड है और उसे बेचा जा रहा है और उस पर क्या है, कुछ ड्यूज है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। चोमू क्यों नहीं करना पड़ेगा? अरे अगर ए ने बी को एक लैंड बेचा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास गिरवी थी, अरे आगे ना, तो यार किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ए एंड बी। बेनिफिशियरी कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन क्लेम कि भाई मेरे को पहले लैंड पे दो आप, है ना, या फिर क्या पे करो, जो बचा हुआ अमाउंट है, ड्यू है, वो पे करेगा। तो बी लायबल हो जाएगा ना गवर्नमेंट को पे करने के। हाँ, बी लायबल हो जाएगा। और फिर मगर बी की ये जमीन हो जाएगी, क्योंकि उसने पूरे जमीन के पैसे पे कर दिए। तो यहां पर थर्ड पार्टी कौन हुआ? गवर्नमेंट हुई ना। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? ए एंड बी के बीच में। ठीक है, लिखा भी ना, ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज। कौन था यह ओनर? ए। कौन था? था कि नहीं था? ठीक है। और लास्ट क्या है? एजेंट। एजेंट कौन होता है यहां पर? प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। और थर्ड पार्टी कौन होती है? बेनिफिशियरी। अरे होती कि नहीं होती है? चलो इसमें दो एग्जाम्पल बनाते हैं। कौन सामान बेच रहा है? एजेंट। किसको? थर्ड पार्टी को। किसके बिहाफ में? तो यहां बेनिफिशियरी कौन हुआ? प्रिंसिपल। तो अगर थर्ड पार्टी ने पैसे नहीं दी या कोई फ्रॉड किया तो कौन सुई कर सकता है? प्रिंसिपल कर सकता है। ही नहीं, थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकती अरे आप कौन? वो क्या बोले? मैं प्रिंसिपल, मैं तो बेनिफिशियरी। क्योंकि जो भी पैसा मिलेगा किसको? एजेंट को। वो किसको आने वाला है? मेरे को। तो यहां थर्ड पार्टी कौन हो गया? प्रिंसिपल। कौन हो गया? प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। पढ़ो यार। अंडू इन्फ्लुएंस है। अरे अंडू इन्फ्लुएंस है, आप सामने वाले की विल को डोमिनेट कब करेंगे? पहला क्या है? आपके और उसके बीच में ऑथोरिटी दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। क्या लिखा है उसमें? विजिबल है कि आप डॉक्टर है, वो पेशेंट है, आप टीचर है, वो स्टूडेंट है, याद है क्या? आप मास्टर है, वो सर्वेंट है, दिखना चाहिए वो। नेक्स्ट, कौन सा रिलेशन है आपके बीच में? व्हाट इज फिड्यूशियरी? ट्रस्ट एंड फेथ। वो भरोसा करता है आपके। अरे है कि नहीं यार, बोलो ना। जैसे कि लॉयर एंड क्लाइंट, हस्बैंड एंड क्रेडिटर एंड, ठीक है। लास्ट क्या है? सेकंड लास्ट। आप उसको फिजिकली डरा रहे हो कि मेंटली डरा रहे हो कि मेंटली उसको कैप्चर कर रहे हो अपने पास? भरोसा जीत रहे हो ना उसका, टू गेट इज कंसेंट। ठीक है, अरे बराबर है। और एक और इसमें किस कोई मेंटल डिस्ट्रेस में उसका भी फायदा उठा सकते हो। जैसे कि एक व्यक्ति है जो मेंटली ठीक नहीं है, या फिर और कोई व्यक्ति उसका देखभाल कर रहा है, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, तो वो भी उससे इन्फ्लुएंस कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? प्रॉपर्टी की साइन करवा लिया, बोलता है मैं आपका 20 साल से ध्यान रख रहा हूं, प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, ये भी सब इन्फ्लुएंस है। ठीक है। टेम्परेरी मतलब क्या हो गया? गजनी। अरे 15-15 मिनट के लिए, है ना? हाँ, मतलब वही। और परमानेंट होना तो क्या हो गया? हमेशा के लिए मेंटली डिस्टर्ब है, वो बेड पे है, वो जिंदगी भर के लिए बेड पे, जान भी तेरा ध्यान नहीं बिल्कुल भी है। अनफेयर बार्गेन। क्या लिखा है इसमें? अनफेयर का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी क्या है? पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, तो जो भी बार्गेन मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, वो क्या होगा? अनफेयर। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर और कैसे आ रहा है कंसेंट? सेक्शन 16। ठीक है। कब होता है अनफेयर बार्गेन?
कौन होते हैं वैल्यूएबल मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन? साहूकार और महाजन, मनी लेंडर्स। कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? 50%। कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? 100%। अरे होता है कि नहीं होता है? साहूकार महाजन गांव देहात में। और नेक्स्ट क्या है? गिफ्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, किन कंडीशंस में आप सामने वाले की पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन में कि सामने वाले की विल को डोमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्या होता है वेजरिंग? शर्त, सट्टा। कौन सा एग्रीमेंट है? अनसर्टेन है। हमेशा से क्या रहते हैं? वर्ड। सेक्शन 30। क्या पे करने वाले आप सामने वाले व्यक्ति को? पैसा। पैसा या पैसे के अलावा कुछ और भी, अपन गिफ्ट भी दे सकते हैं ना, क्या होने पर? कोई इवेंट हम परफॉर्म करने वाले नहीं सर, हम तो ना करेंगे, उस इवेंट का हमारे परफॉर्मेंस से कोई लेना देना। अच्छा, वो इवेंट सर्टेन है कि अनसर्टेन है? गेम ऑफ चांस है ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, देखो लिखा है वेजर मतलब ईच पार्टी स्टैंड टू विन और लूजिंग। अरे टिकेगी नहीं। और आपको क्या लिखा है? नाइदर पार्टी हैज अ लीगल इंटरेस्ट। हमें कोई मतलब नहीं है वो इवेंट कैसे हो रहा है, बस हो जाए। वैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अब इंडिया कैसे भी जीते, मार पीट के जीते, कतल करके जीते, जीत चाहिए। मतलब वो इवेंट कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दो पहलवानों के बीच में आपने शर्त लगाया, आप बाहर बैठे, अब एक दूसरे को मार दे, मेरे को क्या लेना देना, मेरा कुछ मेरे को पैसे से लेना। और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, कॉन्टिजेंट में इवेंट कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है, आंख कैसे लगेगी वो इंपॉर्टेंट है, शिप कैसे डूबेगा वो इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस में आपकी मौत कैसी होगी वो इंपॉर्टेंट है। अगर वेजरिंग में ऐसा आपको सिर्फ क्या इवेंट होना चाहिए, फिर वो कैसे भी। अब बारिश के लिए आपने शर्त लगाई, बारिश होनी चाहिए, अब कैसी भी हो जाए, बाढ़ आया, एक बूंद गिरे, पानी होना चाहिए, मेरे को शर्त जीतने से मतलब है। ठीक है, क्या लिखा पढ़ो? इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज, फिर वो वेजर, फिर वो शर्त कहां से हुई? अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो शर्त कहां से हुई? फिर तो वो परफॉर्मेंस हो गया। चलो कौन कौन सी चीजें जो इसके जैसे लगती हैं बट वॉइड नहीं है? पहला क्या है? चिट फंड का मतलब क्या होता है? बोलो, आपने पैसा जमा किया फिक्स सम, एक समय के बाद वो पैसा आपको वापस मिलेगा। चिट्ठी निकलती है, जिसका नाम निकलता है उसके पैसे वापस करते हैं। सुना है? चिट फंड कंपनियां होती है, पैसे डबल हो जाते हैं कुछ महीनों में, कुछ साल। नेक्स्ट क्या है? लकी विनर को मिलता है, तो ये शर्त नहीं है। आगे शेयर मार्केट का जो ट्रांजेक्शन है वो भी शर्त नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल देखो, मैंने पेटीएम के शेयर खरीदा, स्पेकुलेट किया। व्हाट इज स्पेकुलेट? कि आगे जाके वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, ये शर्त है क्या? अब मैं शेयर खरीद रहा हूं मगर अनमोल और गौरांग शर्त लगा रहे थे सर जो खरीद रहे हैं ऐसा होगा, ये शर्त। अब वो मार्केट की वैल्यू कैसे भी ऊपर नीचे जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इनको शर्त जीतने से। तो ये जो कर रहे हैं वो वेजर है, मैं जो कर रहा हूं वेजर नहीं, दैट इज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्या होता है? सुडोकू। बोलो, सुडोकू खेले हो? आप खुद परफॉर्म करते हो, आप खुद अपनी स्किल लगाते हो, तो फिर वो कहां से वेजर हुआ? हम अगर मैं सुडोकू वाला गेम खेल रहा हूं स्कूल कंपटीशन में, दो टीचर शर्त लगा रहे थे खा रहे, दैट इज अ वेजर। ठीक है, उनके हाथ में मेरा इवेंट कंट्रोल में, बट मेरा इवेंट तो मेरे कंट्रोल में है ना। हम अगर मैं जीतूंगा हारूंगा वो क्या है? अनसर्टेन, बट मेरे कंट्रोल में जरूर। अकॉर्डिंग टू प्राइस कॉम्पिटिशन एट 19, प्राइस कॉम्पिटिशन इन गेम ऑफ स्किल आर नॉट, मगर वो कितने नहीं होने चाहिए? 1000 से कम। 1000 से कम है तो वेजर नहीं, 1000 से ज्यादा है तो वेजर। लास्ट क्या है? इंश्योरेंस। ये तो आपको काशिफ सर ने भी पढ़ा है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। वेजर होते हैं क्या? नहीं सर, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन सा इवेंट होता है? हम परफॉर्म करते हैं क्या? हम आग लगाते हैं क्या? हम मरते क्या खुद से? अगर हम मर गए, हमने आग लगा लिया, तो हमको एनफोर्स करने मिलेगा क्या? ठीक है, पढ़ो नंदिनी, क्या लिखा है क्वेश्चन? जो बोला है वो परफॉर्म करके देना, अगर नहीं दिया तो कौन सा सेक्शन? पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़ो एग्जांपल पढ़ो। ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे ऑन अ पेमेंट ऑफ ए डायर। तो भाई ए के जो रिप्रेजेंटेटिव वो डिलीवर, तो तूने जो किया तो करना पड़ेगा। मगर कौन सा काम नहीं कर सकते? स्किल वाला, वो स्किल वाला नहीं हो पाए, समझ रहे? पेंटिंग टाइप वो नहीं हो पाएंगे। पढ़ो एग्जांपल में क्या लिखा है? एक 2 लाइन का सेक्शन है यार, क्या लिखा है? और प्रॉमिसर मस्ट, अगर प्रॉमिसर नहीं रहा तो कौन परफॉर्म करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और कौन सा वाला? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। डॉक्टर मर गया जिससे आपको इलाज करवाना था, ऐसा करेंगे? नहीं करवाओगे इलाज, तो बोले उसके बेटे से नहीं बेटे, अपन एक सेम डॉक्टर लेंगे कोई और, मतलब उसी स्किल का, बोले उसके बेटे से कैसे कराऊंगा मैं?
नहीं बहुत बढ़िया है उसका बेटा, कितने साल के, बोले 25 साल। आप समझ रहे, जहां स्किल आ गया, जहां यूनिकनेस आ गई, वहां नहीं चले, जो ऑर्डनरी काम हम कर सकते हैं, किराना स्टोर चला रहे, जनरल स्टोर चला रहे, वो कर सकते। कल अगर मेरी आवाज चलेगी तो अशर से पढ़ लेंगे, ठीक है? अरे बराबर है क्या? या तो आप खुद ही परफॉर्म करो, और अगर आप परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं हो तो दूसरी पार्टी से पूछो, अगर मेरे भी पे कोई और परफॉर्म करेगा तो चलेगा क्या? वो इसमें लिखा, वो इसमें लिखा, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है? अरे बोलोगे अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कौन से रीजंस होंगे जो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? सुपर भी नहीं, या हाथ पैर टूट गए, आंख चली गई, याद है? जो आपका जो पर्सनैलिटी थी उसमें भी फर्क लिखा, वो तब परफॉर्म नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब अपने आप को पल्ला झाड़ लेगा जब कुछ ऐसा होगा जो उसके कंट्रोल में नहीं। लिखा डिस्पेंस विथ और एक्सक्यूज, दंगे हो गए, मैं आ नहीं पाया, है ना, कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लग गया, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, और समझ रहे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये चीजें हैं तो फिर वो एग्जैक्टली परफॉर्म। और अगर ये चीजें नहीं है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। थक गए आप नितिशा? इतने से अगर थक जाओगे तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे? मैं तो कुछ भी नहीं पढ़े। चलो वैलिड ऑफर, ऑफर की डेफिनेशन बोलो क्या हुआ? When one person signified to another to his willingness to do, to abstain doing from anything, or a view to obtain the, सामने वाले के एसेंट चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? He has said to make a, चलो फटाफट पढ़ो क्या क्या है एसेंशियल्स। कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इरादा नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद है? मिसेस बाल्फर वर्सेस मिस्टर बाल्फर। ऑफर मस्ट बी और नॉट राइट, अनक्लियर नहीं होना, बराबर है। नेक्स्ट ओरल रिटर्न जो भी होगा मस्ट बी, और आपका इरादा क्या है? टू गेट दी कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं सामने वाले को, इन्फॉर्म करने का मतलब समझाओ, यार मैं सोच रहा हूं मैं अपनी कार अगले 1-2 साल में किसी को बेच दूं, ऑफर का होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे ऐसा करने वाला हो, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? इट में भी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल ना, जैसे कि आपने कोई ऑफर दिया, बोला अगर आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे को 20% का अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज कंडीशनल, तो पहले 20% अमाउंट पे करो तब कार होगा। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस, व्हाट इज दैट मीन? कौन बताएगा? अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो एक्सेप्टेंस मानो, ऐसा नहीं डालना एग्रीमेंट में। तुमने कुछ ना नहीं कहा, मतलब तुमने 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो एक्सेप्टेंस मानो। अरे तुम कुछ कहे, अगर मैंने ना नहीं कहा है तो हाँ भी तो नहीं कहा है, तो ये टर्म नहीं डालना। नेक्स्ट, पब्लिक के लिए तो, एक व्यक्ति के लिए तो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, कार्बोलिक स्मोक वर्सेस कार्लिल, याद है? इट में बी ओरल और इट में बी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्राइस? आप एक दुकान में गए, आपने बोले टी शर्ट कितने की है, उसने बोला 500 रुपए की, क्या ऑफर है? वो तो इन्फॉर्म कर रहा है, ऑफर का हुआ, वो तो इन्फॉर्म कर रहा है। कई बच्चे फोन करते हैं फीस कितनी, ऑफर हुआ क्या? दैट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस। इस पे क्वेश्चन बहुत चांस आने का। ऑफर है, पढ़ो क्या लिखा है? ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, फाइनल है ना, आप बाउंड बाय द ऑफर हो जाएंगे, ठीक है? ऑन द अदर एंड ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू negotiate, offer to receive offer are known as invitation. What is offer to receive offer? एक दुकान के बाहर खड़े आप, क्या दे रहा है आपको? अबे इनविटेशन दे रहा है। अब आप अंदर जाओगे तो आपने उसकी इनविटेशन को, अब आप क्या ऑफर करोगे? आप क्या ऑफर करोगे ना, वो देना ये देना, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए ऑफर क्या लिखा? ऑफर क्या लिखा है? रिसीव ऑफर आर कॉल्ड नोन एज इनविटेशन टू ऑफर, where a party without expressing his purposes certain terms on which he does not make an offer. What does that mean? फाइनल विलिंगनेस नहीं है। जैसे मैं दुकान में घुस गया तो मैंने सामान खरीद लिया क्या? अच्छा एक बात, एक और कुछ, मैंने बास्केट में सामान डाल दिया सुपरमार्केट में, तो मैंने सामान खरीद लिया क्या? मैं उसको वापस भी रख सकता हूँ। जानवी बिल्कुल थक चुके हैं आप, बिल्कुल थक। सुनो यार, ये वर्ड याद रखो, अगर ये लिखा है मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप ऑफर टू रिसीव ऑफर, इसे क्या बोलेंगे? इनविटेशन, ठीक है?
कंसिडरेशन सबको पता है, डेफिनेशन भूलना नहीं है, सेक्शन क्लॉज भूलना नहीं है, क्या है कंसिडरेशन, कौन डिसाइड करता है कंसिडरेशन, कौन पे कर सकता है, या फिर अरे पे तो कोई भी कर सकता है ना, पढ़ने पड़े ना कुछ करने के लिए है ना, या कुछ ना करने के लिए, कुछ कर रहे हैं, कौन कौन से कंसिडरेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन कंसिडरेशन है क्या इंडिया में? नहीं है सर। अच्छा, जनरल रूल क्या बोलता है बोलो, विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या लिखा था उसमें, कंसिडरेशन कुछ करने के लिए होता है, कुछ ना करने के लिए। कुछ ना करने में क्या लिखा है, अब भी पढ़ाया मैंने, माफी। ठीक है, जैसे आप एक व्यक्ति को बोला अगर आपने मेरा घर का किराया नहीं दिया तो मैं आपको अगले महीने बाहर निकाल दूंगा, तो अगले महीने उसने बोला सर मुझे और 6 महीने दे दिया आपने 6 महीने, तो आप जो नहीं करने वाले थे वो कर दिया ना, तो वो जो कर दिया उसी को क्या बोल रहे हैं, फॉरबियरेंस। चलो एक्सेप्शन नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, कौन बताएगा? यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। पहला क्या है, एग्जाम्पल दिया था, एक बाप ने अपनी बेटी के नाम पर कुछ जायदाद किया, जमीन जायदाद, क्या है दोनों के बीच में, कौन से रिलेशन में, क्या बनाया दोनों ने, एग्रीमेंट है ना, और क्या काय में होना चाहिए वो, राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड। अरे तभी तो कहलाएगी उसकी जमीन, और क्या एब्सेंट है, फिर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अरे हुआ कि नहीं, ये चारों होना, क्या क्या, नेचुरल लव, फिर नियर रिलेशन, फिर और फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट। बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन लिखित में, जो सरकारी कार्यालय था वहां से लिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या होता पास वॉलंटरी सर्विसेज, बोलो। आप ऑलरेडी किसी को सर्विस दे चुके हैं, वहां से कुछ कंडीशन थी, क्या थी वो, उस वहां मौजूद होना, वो सर्विस आपने खुद से दी, उसने बोला नहीं, उसने उस सर्विस के बेनिफिट ले लिए। किसी के घर में आग लग रही है, याद है, उसने बोला नहीं, आप खुद बुझाने चले गए, वो वहां खड़ा था, आपने आग बुझा दी, अब वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपने जो किया मैं आपके लिए कुछ करना। 4 कंडीशन हो गई ना, क्या क्या था, प्रॉमिस ही वहां एग्जिस्टेंस में था, आपने परफॉर्म खुद से किया, उसने बोला था, फिर उसने उसके बेनिफिट भी लिया, आपने आग बुझा भी दी, और लास्ट क्या है, अब उसने आपको प्रॉमिस किया कि जो आपने मेरे लिए किया मैं आपको कुछ पे करना, तो दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। व्हाट इज टाइम बाउंड डेट, ये तो क्लियर, 3 साल, मेन डेट खत्म होने के बाद 3 साल हो, फिर कुछ याद आ रहा है, मैन ऑफ द मैच, कंप्लीटेड गिफ्ट, तो क्या वो क्रिकेटर से पैसे लेते क्या, मगर वो जाके चेक को एनफोर्स कर सकता है ना बैंक में, ठीक है, उसे व्हाट इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट, क्योंकि राइटिंग में होता है सिग्नेचर के साथ में। हमें जो शादी वादी में गिफ्ट मिलते हैं वो कंप्लीटेड गिफ्ट है। फिर किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब बोलो प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो प्रिंसिपल और एजेंट, जब एजेंट को वो हायर कर रहा है तो कुछ पैसे दे रहा है, तो बाद में देगा ना कमीशन, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना। नेक्स्ट, कितने लोगों को याद है बिलमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी चीज किसी और को पोजीशन देते हैं। 2 बिलमेंट पढ़ाया था मैंने, कौन कौन से, ग्रेटिट्यूड, कौन सा वाला है, ग्रेटिट्यूड, लव एंड अफेक्शन। तो गाड़ी दी हो तो गाड़ी वापस दे सकते हो ना, और लास्ट क्या है, मगर ये भी कायम होना, बोलो राइटिंग, ठीक है, पढ़ो क्या लिखा, इसका आंसर आप वैसे बता दो, पढ़ो क्या लिखा, A sent an offer to B to sell his second hand car for 1,40,000 with a condition, अगर तूने 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ मान लूंगा। अभी तो बड़े नॉन कंप्लायंट, ऐसे थोड़ा कंडीशन डालोगे, अरे भाई मैं जवाब दूंगा, अगर मैं हाँ नहीं बोल रहा हूं तो हाँ भी नहीं है, तो इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं माना। क्लियर है, लिख दिया है, खत्म, वही सेक्शन लिख दिया पूरा। नेक्स्ट पढ़ो, टीचर स्टूडेंट, कौन सा रिलेशनशिप, अंडर इन्फ्लुएंस। अरे क्लियर है कि नहीं, तो पहले क्या लिखा इसमें, यस ए कैन सी हिज टीचर ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस। तो पहले क्या एक्सप्लेन करोगे, फ्री कंसेंट, फिर क्या एक्सप्लेन करोगे, अंडर इन्फ्लुएंस। 4 कंडीशन आ गई, अब भी पढ़ाया मैंने आपको। पहले क्या था, रियल अथॉरिटी है, फिर कौन सा रिलेशनशिप है, फिडुशियरी है, फिर आप उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति आपसे कमजोरी है ना, स्टूडेंट है ना वो आपका। तो लास्ट क्या था, लास्ट नहीं आएगा इसमें, लास्ट वाला नहीं आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, कैसे डिसाइड करते हैं कंपनसेशन, सर डैमेजेस रीजनेबल होना चाहिए, और उसमें डैमेजेस कैसे डिसाइड करेंगे, अगर नेचुरली अराइज हो रहा है तो कौन सा है,
ऑर्डिनरी, पर्पस पता है तो स्पेशल, वेरी गुड। अगर पहले से अमाउंट डिसाइडेड है तो लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड थोड़ा ज्यादा डिसाइडेड है तो पेनल्टी, थोड़ा कम डिसाइडेड है तो बढ़ा रहे, ठीक है। कोर्ट अगर बीच में घुस रहा है लिक्विडेटेड में तो मतलब वो पेनल्टी है, ठीक है। अब किसी की गलती नहीं थी, मैं डैमेजेस तो थोड़े बहुत लूंगा, रिमोट। अच्छा डैमेजेस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को तुमसे लेना है कि तुम दोबारा गलती ना करो, ना मिले, बाकी वाला पता है आपको, डिसऑनर चेक वाला सेक्शन 73 छापा है पूरा, ठीक है। अरे बोलेंगे क्या, ये लाइन पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। सच कंपनसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी। अब गाड़ी में आग लगा दी किसी ने तो किसी की गलती थी क्या, तो इनडायरेक्ट लॉस हो तो थोड़ा बहुत नुकसान दे सकते हैं, तो रिमोट है। तो मैं जैसे मेरी गाड़ी थी, इसमें आग लग गई और अनमोल लेके आ रहा था वो गाड़ी, तो मैंने अनमोल को बोला यार थोड़ा बहुत तो पे कर दे, तो अनमोल बोला ठीक है थोड़ा बहुत दे रहे, तो मैं पूरा नहीं दूंगा, मेरी भी गलती नहीं, इनडायरेक्ट लॉस, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, ये भी पढ़ लिया अपन, पढ़े ना भी, क्या था इसमें, पब्लिक ऑफिस को सेल कर रहे हैं, पढ़ेगी नहीं पढ़े। नेक्स्ट, लीगल रूल्स फॉलो फटाफट, क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, किसको कम्युनिकेट करना है, जिसने प्रपोजल दिया, इस पे क्वेश्चन आया था, भूलना मत, ऑफरर को क्या, ऑफरी को, ऑफरर को ना, टू हुम द प्रपोजल इज, जिसने प्रपोजल दिया है, ठीक है। पढ़ो लिखो, इफ ही डज नॉट हैव द, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस उसी को देना जिसने प्रपोजल दिया। नेक्स्ट क्या है, मस्ट बी, व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड मोड, जिस तरीके से ऑफर आया था एक्सेप्टेंस होना, बराबर है। अगर वो तरीका नहीं अपनाया तो कौन सा तरीका अपनाओगे, रीजनेबल। नेक्स्ट, गिवन टाइम पे करना, गिवन टाइम नहीं होगा तो रीजनेबल। मियर साइलेंस इज नॉट, अरे कुछ बोलना पड़ेगा ना, चुप रहोगे तो कैसे समझेंगे, और अगर उसने पहले ही बता दिया कि मैं चुप रहूंगा तो समझ लेना एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस। उसने अगर पहले ही बोल दिया अगर मैं चुप रहता हूं मतलब सामान लेना मैं एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, बहुत सालों से एक लीगल केस चल रहा है, किसके साथ में, मिस्टर वाई। उसने लीगल केस को आगे बढ़ाने के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर को हायर किया, मिस्टर सी। कितना लाख रुपए देने के लिए, 10 लाख। क्या दिया उसने, इफ ही डज नॉट द ब्रीफ ऑफ मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई के लिए केस नहीं लड़ेगा। तो क्या कर रहा है वो, कानूनी कार्रवाई में वादा डाल रहा है, एक वकील को पैसे दे रहा है किसी और के लिए केस, क्या होगा, आप भी पढ़ा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वही आंसर इसका। पहले क्या एक्सप्लेन किया अपन ने, कि एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, क्या, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसेंट। फिर कौन सा सेक्शन एक्सप्लेन किए, 23, अभी पढ़ा है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इज वॉइड, ठीक है। अरे बोलेंगे क्या लिखा है, पढ़ो, एन एग्रीमेंट जिसमें आप किसके बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, किसके अपोज है, तो भाई 2-3 लाइन भी लिखे ना, तो ऐसे पूरे फुल बात मिल जाएगी, जानवी मोबाइल यूज करने से क्या मिलेगा, तो फिर क्या है, तो फिर सामने देखो, ये तो इजी था, तो अभी इसमें नहीं जाता मैं, चलो पढ़ो, तुरंत सेक्शन बता दो, नाम से समझ में आ रहा है सर, ये तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, फाइंडर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर, कौन सा सेक्शन, 68, 69, 70, 71, 72, 71, 72 काय में आएगा, याद नहीं है क्या आप लोगों को, हाँ कैसे गेट खोल कर, ठीक है। क्या जिम्मेदारी थी उसकी, जैसे कि तेरे गुड्स है, नो राइट टू अप्रूव, व्हाट इज अप्रोप्रिएट, यूज नहीं करना है उसको, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द, अगर पेरिशेबल है तो यूज कर सकता है। लीगल रूल्स, पेरिशेबल गुड्स के पैसे ले सकते हैं, नहीं वो क्यों पैसे लेगा, सामने वाला नहीं, कौन डिसाइड करेगा हमेशा, कंसिडरेशन, अरे हाँ क्यों ना बोलो ना, पे कौन करेगा, या फिर कोई, जैसे ए ने बी को कोई सामान बेचा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए किसने डिसाइड किया, ए कौन हो गया, प्रोमिसर, कौन 1 लाख रुपए देने वाला है, बट बी को किससे लेना थे 1 लाख, तो एनी अदर पर्सन भी पे कर सकता है, क्रेडिट कार्ड में कौन पे करता है, तो बैंक एनी अदर पर्सन हुआ ना, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, कन्वेनिएंट रनिंग विद द लैंड, वो तो एनी अदर पर्सन पे कर रहा था, जमीन किसी और की थी और ड्यू कोई और पे कर रहा था, अगर पे कर दी कंसिडरेशन दोनों ने, फ्यूचर में करने वाले, दुकान गए सामान लिए पैसा पे कर दिया, क्या होता है एग्जीक्यूटिव, दुकान में बोले कब आएगा सामान, बोले अगले हफ्ते, है ना,
और बोले पैसे भी मैं अगले हफ्ते दूंगा, तो फिर क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव, फ्यूचर में परफॉर्म। पास सर्विसेज पे कर रहे हो तो पास कंसिडरेशन, तुरंत पे कर रहे हो तो फ्यूचर में करने वाले हो तो, ठीक है ठीक है। चलो अब ये वाली लाइन पढ़ो, मैं बताता हूं उसमें क्या लिखा है। आपने आग बुझाने के लिए सामने वाले को बोला, बोला बुझाएगा तो पैसे दूंगा, फिर वो बिलमेंट का हुआ, फिर वो नॉन ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड का हुआ, फिर वो पास कंसिडरेशन का हुआ। पास कंसिडरेशन की सबसे खास बात क्या है? मैं खुद गया, हाँ वो खड़ा था, उसने बोला नहीं, मैंने बुझा भी दिया, उसने उस बेनिफिट को एंजॉय भी कर लिया, अब वो मेरे को प्रॉमिस। मगर अगर उसने ही मेरे को बोला देख 1 लाख रुपए दूंगा आग बुझा, फिर वो कहां पास कंसिडरेशन? वही लिखा है इसमें, ठीक है। कंसिडरेशन कम भी होगा तो चलेगा, मगर वो प्रोमिसर की मर्जी से हो रहा है। अब भी पढ़ाया हूं, भूलना नहीं है। व्हाट इज, अगर आपका कोई परफॉर्मेंस है और आप लीगली बाउंड हो तो परफॉर्म करो ना, उसके पैसे नहीं लोगे। जैसे कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, अगर वो एफआईआर दर्ज करने के पैसे मांग रहा है तो वो वॉइड है। सरकारी अस्पताल में अगर फ्री में इलाज हो रहा है और डॉक्टर बोल रहा है मैं पैसे लूंगा तो वो वॉइड है। तुम जो लीगली बाउंड हो तुमको करना पड़ेगा, तुम उसके पैसे नहीं मांग सकते। क्लियर है क्या? ठीक है। कंसिडरेशन हमेशा क्या होना, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्या नहीं होना। क्या होता है इलिजिबली का मतलब चांद तारे ये वो फालतू बात। और क्या क्या नहीं होना कंसिडरेशन? अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक। वेरी गुड, ये रूल्स है इसके। कॉर्शन क्या होता है? बोलो फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। क्या क्या तो किसी को डरा रहे हो या डराने की धमकी दे रहे हो या ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो लॉ के द्वारा क्या है? फॉरबिडन है, रिस्ट्रिक्टेड है। कौन से लॉ के द्वारा? इंडियन पिनल कोड, बराबर है। किसी की प्रॉपर्टी को किसी को अपने कब्जे में ले लियो, किसी की प्रॉपर्टी को तबाह करने की बात कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो मतलब एनीथिंग व्हिच इज अपोजिट टू द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या इंटेंशन आपके? कॉजिंग एनी पर्सन एंटर इनटू इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो वॉइडेबल होगा। और काय में आता है इफेक्ट इसका? सेक्शन 9। खत्म हो गया, सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए फिर फिनिश। और क्या लिखा? क्या किया इसने सैनी ने? अब भी मैंने बताया था जो ऑफर देगा वही एक्सेप्टेंस मिलेगा। ऑफर किसने दिया? स्कूल मैनेजमेंट ने। यहां भैया एक्सेप्टेंस फॉर्म कर रहा है वन ऑफ द मेंबर, तो अलाउ किया जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं होना चाहिए ना। क्या लिखा देखो, क्या बोलते हैं? द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू, पहले तो देखो किसको, कौन तो ऑफर हमारा स्कूल मैनेजमेंट था कि स्कूल मैनेजमेंट का वन ऑफ द मेंबर था? स्कूल मैनेजमेंट था ना, अब उन्हीं को अच्छा करके दो। और यहां पर कौन एक्सेप्ट कर रहा है? यहां पर नहीं, ये वन ऑफ द मेंबर अलाउ नहीं है ना। प्राइवेटली इन्फॉर्म कर दिया कि तो अपॉइंट होगी। कंक्लूजन पढ़ो। Communication of appointment of Mr. Pratham should be made by or an authorized person. The communication by third person cannot be termed as communication. अभी तो बड़े communication वही करेगा जिसको जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, उस क्वेश्चन में बोला जाता कि स्कूल मैनेजमेंट ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया है कि जितनी अपॉइंटमेंट्स होंगे आप बताओगे, फिर वैलिड होगा, फिर वैलिड होगा। उसने प्राइवेटली बताया। ये लिखा है बच्चों, क्या लिखा देखो? But he was, but officially कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसकी तरफ से? ये क्वेश्चन आया था। चलो बिना प्रोविजन के बता दूंगा कौन राहुल कौन है। खत्म हो गया। अब ये जो भी खरीदेगा ये वापस भी मांग लेगा। पढ़ो कि नहीं पढ़ो? क्या खरीदा उसने देखो, अपनी गलत एज बताया और लोन लिया किससे? शॉपकीपर से। कितने का लोन लिया? 40,000 का, है ना। और क्या ले लिया उसने? लैपटॉप लिया उसने सैनी ने, और अपनी एक एक्सपेंसिव वॉच को गिरवी रखा। वो कितनी थी? 40,000। क्या करेगा वो? और बाकी के 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया भैया ने ट्रिप में फ्रेंड्स के साथ में। पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो बाद में राहुल को लगा कि मैं तो माइनर हूं, मैं तो बच्चा हूं, मेरे को अपनी वॉच वापस चाहिए, जो गिरवी रखा ले सकता है ना, वो तो ले सकता है कभी, मगर वो उससे लैपटॉप के पैसे वसूल कर सकता है नहीं, क्योंकि माइनर कैन प्लीड इज माइनर एनी टाइम। लैपटॉप तो ले सकता है ना? लैपटॉप ले सकता है, बट लैपटॉप के पैसे नहीं ले सकता, और उसने पैसे नहीं दिया ना, पैसे मांग रहा था उससे। कैफ भाई उसने क्या किया? एक दुकानदार से पैसे लिए लैपटॉप खरीदने की, और जिस दुकानदार से पैसे लिए उसके पास अपनी घड़ी को, तो लैपटॉप वाले का कोई इशू नहीं है, जिससे 40,000 लिया तो उसके पैसे डूबा, तो बोलता मेरी घड़ी भी तो, अब मैं पैसे भी नहीं दूंगा।
लैपटॉप वाले का क्या लेने देना है, लैपटॉप तो गिफ्ट किया, वो तो खरीद भी लिया उसने, और बच्चे को 10,000 का क्या कर लिया उसने, तब चलेगा जो भी है। पहले का एक्सप्लेन किया, देखो अपने सेक्शन 11 क्या लिखा, सेक्शन 11 पढ़ो। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर एनी एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एट इनिशियल, इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अरे है कि नहीं, जो भी व्यक्ति माइनर के साथ एग्रीमेंट करेगा वो उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकता, बराबर है। कंक्लूजन पढ़ो, खेल खत्म। क्या लिखा पढ़ो, इन द प्रेजेंट केस राहुल इज नॉट एबल टू रिपे 40,000, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट था ही तो पैसे क्यों वापस करे, और वो क्या भी और वो क्या ले लेगा उससे, अपनी वॉच भी ले लेगा, ठीक है। अच्छा, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, यस, बट ही कैन नॉट बी लाइबल, he can be appointed as an agent but he will not be personally responsible। ये क्वेश्चन रहने दीजिए, काम करिए आप, नहीं है काम का, पढ़ो क्या लिखा है। ये है एक्चुअली काम का। Mr. X was a disc jockey at a 5-star hotel. As per the contract, he is supposed to perform every weekend. हर हफ्ते में 2 बार परफॉर्म करना है, और हर हफ्ते में पर दिन का कितना मिलेगा उसको, 1500 रुपए। ये जानबूझ के भैया एब्सेंट हो गए। अब डज द होटल हैव द राइट टू एंड, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ द होटल सेंड आउट ए मेल टू एक्स दैट दे आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू, एक्स एक्सेप्टेड द होटल, कैन द होटल रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ, नहीं फिर नहीं कर सकते ना। अगर आप दोबारा से परफॉर्म करना चाहो तो फिर मना मत करो उसको। और इन विच केसेस टर्मिनेशन अलाउ है और होटल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पहले पढ़ो क्या हुआ है, सेक्शन 39 है। सेक्शन 39 में क्या था, ब्रीच, ब्रीच किया ना भैया ने, क्या किया, अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस एंटायरली। दो चीजें आएंगी, या तो सामने वाला क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, या अपने वर्ड्स और कंडक्ट से क्या बताएगा कि भैया मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, और होगा ना, या तो टर्मिनेट करेगा या कंटिन्यू करना चाहता हूं। क्या लिखा, तीनों आंसर पढ़ो फॉलोआउट। यस, द होटल हैज द राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, द होटल हैज द राइट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अरे बराबर है कि नहीं, मगर फिर क्या लिखा है, जब एक बार कंटिन्यू कर रहा था फिर प्रेजेंट टेंस। और लास्ट क्या लिखा है, इन बोथ द केसेस द होटल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। अगर आया ही नहीं वही तब भी मांगेगा, और आया तो लेट आया ना तो पैसे काट लेगा उस दिन भी। पढ़ो, बड़ा बिजनेसमैन है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, उसने सोचा एक घर अपनी बेटी को दे दूं, पढ़े अपन अपनी बेटा बाप बेटी मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, राइटिंग और रजिस्टर्ड। वो जा ही रहा था, रास्ते में डॉक्यूमेंट लेके एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए, दिख रहा है, ठीक है। उसकी बेटी को क्या मिला, डॉक्यूमेंट मिला, उसने क्लेम करने की कोशिश की डॉक्यूमेंट को। अरे समझे क्या था डॉक्यूमेंट, क्या कराने जा रहे थे वो उसको प्रॉपरली, तो रजिस्टर्ड हुआ क्या, चौथी कंडीशन नहीं मिली तो क्लेम कर सकती है क्या, नहीं। चौथी कंडीशन 3 हो गई, कौन कौन सी, नेचुरल लव एंड नियर रिलेशन और रिटर्न। रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड मतलब नाम क्या लिखा है नहीं कर, तो कौन सा सेक्शन आएगा, 125(1). क्या लिखा, आंसर पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ो। द ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर लामरन एंड अमाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्या लिखा इसमें, द ट्रांसफर इज डॉटर कैन नॉट गेट द हाउस। किसी को नहीं जाएगा, फिर जिसका था उसी को रहेगा, उसके बेटों को जाएगा ना, फिर बेटों को जाएगा। फिर क्यों बटेगा तीनों में, अरे वो अलग से तीनों में बटेगा ना, मतलब अलग से वो अपनी बेटी को देने वाला था, तो अलग वाला तो नहीं मिलेगा, जो भी होगा वो सब में डिवाइड होगा। जैसे उसके पास 2 घर थे, ए और बी नाम के, तो बी वाला घर अपनी डॉटर को देने वाला था, तो ये घर तो पूरा डॉटर को जाता ना, और ये वाला बेटे देख लेते। अब क्या होगा, दोनों घर तीनों में डिवाइड। रिटर्न, अब मैंने यहां लिख दिया कि मैं नाम बोल गया तेरा, मैं चेतना के नंबर क्लास कर रहा हूं, तेरी हो गई क्या, अरे जब तक उसको रजिस्टर नहीं करेंगे नहीं मैडम, अपने को दफ्तर जाना पड़ेगा ना, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, वो नहीं हुई ना, ऐसे थोड़ा बन जाती है वसीयत। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा बोलो, एज मच एज वर्क डन, जितना काम किया है, जितना क्वांटिटी ऑफ वर्क किया है उतने पैसे तो मैं लूंगा, उसको उल्टा करो, जितना काम किया है उतना ही दूंगा। पढ़ो क्या लिखा है, नितिशा पढ़ो, क्वांटम मेरिट का मतलब when one person has provided सर्विस टू अनदर which indicate an understanding between them that is to be paid, उनके बीच में एक था कि जितना काम होगा उतना तो हम पे कर देंगे आपको। क्वांटम मेरिट is as the party doing the
सर्विस एड्रेस, जितना किया है उतना तो डिजर्व करता हूं मैं, मिल जाएगा ना, ठीक है। दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा उसमें। पहला क्या है, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन, आपने मना कर दिया परफॉर्म करने से। दूसरा, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ नॉट इन डिफॉल्ट, इज नॉट इन डिफॉल्ट। वैसे मेरे यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, अब मैंने निकाल दिया उसको, तो उसकी गलती हुई थी ना, तो नॉट इन डिफॉल्ट। तो वो क्या बोलेगा, जितना पेंट किया उसके लिए दो, नॉट इन डिफॉल्ट जिसकी गलती नहीं है वो क्लेम करेगा। इसको उल्टा कर दो, वो छोड़ के चले गया। तो मैंने क्या बोला, मैं उतने ही पैसे दूंगा जितना पेंट, तो मेरी गलती नहीं है, हो विल क्लेम। अब कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर आप क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो कुछ कंडीशन पढ़ो, अराइज होगा, सॉरी अराइज होगा, क्वांटम मेरिट अराइज होगा। पहला पढ़ो, जैसे आपने किसी माइनर को वर्क के लिए लगा लिया, हाँ तो कुछ नहीं हो सकता उसमें, कुछ नहीं क्लेम कर सकता, हम नहीं, वो भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर, वो क्लेम कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ही कैन क्लेम एनीथिंग फ्रॉम मी, आई कैन नॉट। माइनर इज माइनर, चाइल्ड लेबर पेपर, चाइल्ड लेबर तो मैं अंदर हो जाऊंगा, हाँ तो नहीं कर सकता ना मैं, वो कर सकता है मेरे से, हाँ वो सब चीज मांग सकता है, वो कोर्ट से ले जाएगा, बोले मैंने वैसे काम करवाया। चाइल्ड लेबर पेमेंट बेलेबल ना, ये मतलब मेरे को बेल मिल जाएगी ऐसा, बेलेबल ऑफेंसिव नहीं, इतना खराब भी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज डिफरेंट थिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को बेचना, सेक्स वर्कर बनाना। चलो कब कब क्वांटम मेरिट आएगा बोलो। पहला क्या है, मतलब एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। व्हाट इज दैट मीन, सर ये घर तो बन ही नहीं सकता सर 10 दिन में, ये कैसा काम करवा रहे हैं मेरे से, ये वॉइड है, पर जितना बनाया उसके तो पैसे दो बेटा। किसने बोला, मैंने तो नहीं किया मैसेज, तो बैठिए बाहर, हाँ बाहर बैठिए। मेरा डिस्कवर टू बी वर्ड का मतलब क्या हुआ, बाद में पता चला कि वर्ड। जैसे एग्जांपल है, सुनो पूरी बात सुनो, सुनो। एक सिंगर है, उसने 5 गाने गाया स्टेज पे, 10 गाने गाना था उसको। अब उस शहर में लग गए कर्फ्यू, अब कर्फ्यू लग गया तो क्या हो गया, डिस्कवर टू बी वर्ड, अरे 5 गाने का पैसे तो लूंगा ना मैं। दूसरा, when something is done without any, मतलब मैंने जो किया है मेरा कोई इरादा नहीं था लव एंड अफेक्शन का, मेरे को पैसे चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड नहीं था, क्या था, नॉन ग्रेटिट्यूड। आगे, when there is an or implied contract to render services but there is no agreement as to, कॉन्ट्रैक्ट तो है बट ये डिसाइडेड नहीं था, अरे तो नहीं था तो कुछ तो दोगे ना। ऐसा बहुत बार होता है, हम किसी जगह पर जाते हैं, कोई पहचान वाला होता है, ऐसे ट्रीट करता है आपको कि जिसको फ्री में दे देगा, फिर आपने बोलता इतना बिल हुआ। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, ठीक है। When one party abandons or refuse to perform, what is abandons, मना कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, तो दूसरी पार्टी क्या बोलेगी, भाई जितना अमाउंट दिया है उतना तो परफॉर्म करो। और लास्ट ई वाला पढ़ो, when contract is the party not in default has, अगर एक दीवार पेंट करके दो, एक दीवार के पैसे दे दो, ये डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये दीवार एक ही आदमी पेंट करेगा, मगर इस दीवार में पेंटिंग बन रही है, दैट इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि वो तो यूनिक आइटम हो गया। आप समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल कब होगा, जब उसे डिवाइड किया जाए उसका फर्क, ठीक है। और क्या लिखा है, व्हेन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इनडिविजिबल, इसे डिवाइड, और कौन सा अमाउंट ले लिया आपने, लमसम में, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ना। फिर क्या लिखा है, द पर्सन बैडली परफॉर्म, बहुत ही गंदा खाना बनाया शादी में बट पूरे पैसे ले लिया, तो क्या करोगे आप, बोलो क्या करते हो, गंदा खाना बनाया, अब एक लमसम अमाउंट ले लिया, कम पैसे देंगे, कोई तो लिखा है। और इंडिविजिबल था, व्हाट इज इंडिविजिबल, उस दिन किसी और को कैसे लाता, अगर उस दिन वो बोलता है मैं नहीं बनाता अच्छा खाना, चलो नहीं करता काम, कर सकता था क्या मैं डिवाइड काम, क्या लिखा पढ़ो एग्जांपल में, X wrongfully revoke authority before Y could complete his duties, बोलता मेरे को ड्यूटी तो करने दो मेरी, आपने जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया है, तो क्या लिखा है, Y could, जितना काम किया उतना पैसा तो लिख के चल, ठीक है। इनडिविजिबल काम है तो कौन सा अमाउंट, लमसम में दे रहा है, लमसम को क्या कर दोगे आप, रिड्यूस कर दोगे, अगर आप काम से खुश। डिविजिबल है तो क्या, जितना काम किया है उतना पैसा मांगो, मैं करना चाह रहा हूं बट आप ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, क्या डिसाइडेड नहीं है, मनी, अरे मगर डिसाइडेड नहीं है तो कुछ तो लोगे ना। और लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट, व्हेन समथिंग इज डन नॉन ग्रेटिट्यूड, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था बट किसी वजह से क्या हो गया, ये सब जगह पर क्या लगेगा, बोलो क्या लगेगा,
क्वांटम में रेट आएगा, सबको पैसे मिलने चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा कल, आएगा। खत्म हो गया। क्या क्या बचा इसमें? डिस्चार्ज, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, डिस्चार्ज पता है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस, और क्या था? लैप्स ऑफ टाइम। वेरी गुड। और एक और था काउंटर ऑफर। अच्छा, व्हाट इज नोवेशन? जब दो पार्टी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करती है नए कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें दो चीज होती है, तो पार्टी चेंज होती है, टर्म्स एंड ये भी डिस्चार्ज है। व्हाट इज रिमिशन? जितना आप मांग रहे थे अमाउंट या जितना पाप उससे कम। व्हाट इज रेजिस्ट्रेशन? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वेव? पूरा का पूरा। तो रिमिशन भी तो छोड़ ही रहे बट कम छोड़। वेरी गुड यार, ये भी डिस्चार्ज की फॉर्म है। अरे है कि नहीं है? व्हाट इज असाइनमेंट एंड सक्सेशन? असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स। व्हाट इज सक्सेशन? ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट एंड लायबिलिटी बोथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या हो गया? टाइम हो गया, मतलब अभी टेस्ट देना ही हो जाएगी टेस्ट। जाओ बाय, ठीक है। सॉरी आज के लिए, अब मैं कुछ कर नहीं सकता था।